BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 301 to 320 अध्याय 301 5वीं कक्षा में प्रवेश। अप्रत्याशित परिवर्तन। स्टोन डेजर्ट सिटी के मध्य क्षेत्र में एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय के भीतर एक आंगन में बीच में एक लंबा युवक खड़ा था। उसके सामने एक लाल रंग की दवा की कड़ाही थी जिसके शरीर पर कई विशाल सांप के पैटर्न उकेरे गए थे। इस समय कड़ाही के बीच में एक पिंग पोंग बॉल के आकार का सुनहरा औषधीय तरल तैर रहा था जो आत्मा की शक्ति से बने बड़े हाथों की एक जोड़ी से घिरा हुआ था। औषधीय तरल के प्रतिरोध के कारण लियू लिंग का कांस्य रंग का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5वीं कक्षा की गोली का निर्माण 4थी कक्षा की गोली से इतना अधिक कठिन होगा, लियू लिंग ने अंदर से आह भरी। हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर वह इस बार इस गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेता है तो वह सीधे 5वीं कक्षा के कीमियागर के स्तर पर पहुंच जाएगा। लियू लिंग के रंग में आए बदलावों को आंगन में मौजूद 2 नौकरानियों और चाम्सनेक कबीले के नेता युमेई ने देखा। इस आंगन में लियू लिंग द्वारा रोके गए कुछ दिनों के दौरान उसने उसे 4 गोलियां परिष्कृत करते हुए देखा था। पिछले 4 प्रयासों में लियू लिंग ने 4थी श्रेणी की गोलियां आसानी से परिष्कृत की थीं। हालांकि इस बार गोली परिष्कृत करने के दौरान लियू लिंग के हाव भाव में उतार चढ़ाव पहले की तुलना में बहुत अधिक तीव्र थे। लियू लिंग की केंद्रित कीमिया को देखते हुए युमेई ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। उसे इस बार 5वीं श्रेणी की गोली परिष्कृत करनी चाहिए। इतनी कम उम्र में 5वीं श्रेणी के कीमियागर बनने का प्रयास करना जियामा साम्राज्य के कीमिया राजा गुहे की युवावस्था से भी अधिक प्रभावशाली है। इस विचार के मन में आने के बाद युमेई की नजर भी लियू लिंग की ओर कुछ असामान्य हो गई। जिस समय उसे पकड़ा गया था उस दौरान उसकी साधना को सील करने के अलावा उसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं सहना पड़ा था। हालांकि उसे कभी कभी लियू लिंग की खुली छेड़खानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन युमेई को महसूस हो सकता था कि उस युवक की साफ आंखों में कोई अश्लील इरादे नहीं थे। फिर जब युमेई ने दवा की कड़ाही को हिंसक रूप से हिलते हुए देखा तो उसे अप्रत्याशित रूप से अपने दिल में चिंता का एहसास हुआ। उसे डर था कि लियू लिंग गोली को परिष्कृत करने में विफल हो सकता है। ... मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि मैं 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत नहीं कर सकती। जैसे ही आत्मा की शक्ति और औषधीय तरल में निहित शक्ति आपस में टकराए, लियू लिंग के दिमाग में एक विचार कौंधा। फिर उसने गर्म हवा की एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। अपने दाहिने हाथ से कड़ाही का सामना करते हुए उसने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली, फिर उसे धीरे धीरे बंद करते हुए कांपने लगा। अपने गले से एक धीमी सी घूंट के साथ उसने आदेश दिया, संघनित हो जाओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, लियू लिंग की हथेली अचानक कस गई और जैसे ही उसकी हथेली बंद हुई, स्कारलेट स्नेक कड़ाही में पिंग पोंग बॉल के आकार का औषधीय तरल हिंसक रूप से कांपने लगा। फिर एक दृश्यमान गति से औषधीय तरल तेजी से सिकुड़ गया। पलक झपकते ही तरल गायब हो गया और उसकी जगह एक अंगूठे के आकार की सुनहरी गोली का भ्रूण रूप आ गया। गोली बनने के साथ सबसे कठिन कदम पार कर लिया गया था। लियू लिंग के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थी और उसने हवा की कुछ सांसें जल्दी जल्दी ली। बहुत बढ़िया। लियू लिंग की दवा की कड़ाही में गोली के भ्रूण रूप को देखकर युमेई का तनावग्रस्त मन अचानक शांत हो गया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई जिससे वह बहुत आकर्षक लग रही थी। युमेई की निगाह के नीचे लियू लिंग की हथेलियों से बैंगनी रंग की लपटें निकल रही थी जो अनियमित आकार की भ्रूण गोली को पकाने के लिए धीरे धीरे गर्म तापमान छोड़ रही थी। हालांकि गोली को संघनित करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका था, लेकिन लियू लिंग के दिमाग में थोड़ी सी भी सुस्ती नहीं आई। दवा की कड़ाही के भीतर बैंगनी लपटें ऊपर की ओर उठती रहीं, जिससे कड़ाही का अंदरूनी हिस्सा एक भट्टी में बदल गया। इस बीच इस बेकिंग के नीचे अनियमित आकार की भ्रूण गोली धीरे धीरे गोल होती गई। इसके अलावा इसकी सतह पर चमक और भी अधिक चमकदार होती गई। दूर से देखने पर यह एक सुनहरे रत्न की तरह लग रहा था जो बैंगनी लपटों में एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। गोली के गाढ़ा होने के बाद लियू लिंग ने बेकिंग और रिफाइनिंग के बाद के चरणों को पूरी तरह से पूरा किया। हालांकि इस तरह के सावधानीपूर्वक संचालन ने लियू लिंग के माथे पर ठंडे पसीने को और अधिक घना बना दिया और उसके चेहरे पर उसकी तेज सांसों के बीच पीलापन भी दिखाई दिया। इन सभी संकेतों से संकेत मिलता है कि लियू लिंग अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। ठीक इसी समय स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर तैनात सांप मानव सेना से एक सुंदर लाल आकृति अचानक उड़ी और पलक झपकते ही शहर के ऊपर आसमान में पहुंच गई। तुरंत एक मजबूत दबाव ने पूरे स्टोन डेजर्ट सिटी को घेर लिया। एक पल में शहर में हर किसी की धड़कन बढ़ गई। उसी समय लाल आकृति के पास एक सुनहरी आकृति दिखाई दी, जैसे ही भव्य आभा फैल गई। जब लियू लिंग के आंगन में मौजूद युमेई ने इस परिचित आभा को महसूस किया तो उसने अचानक आसमान की ओर देखा। महाराज, महाराज मुझे बचाने आए हैं। आसमान में लाल धब्बे को लगातार सुनहरे धब्बे से टकराते देख युमेई का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगले ही पल उसकी नजर दृश्य के केंद्र में लियू लिंग पर टिकी हुई थी। इस समय लियू लिंग के सामने स्कारलेट स्नेक कोल्ड्रॉन में एक हिंसक ऊर्जा उमड़ रही थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह अभी भी कीमिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, युमेई ने खुद से कहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार उभरा। वह भी गोलियों को परिष्कृत करने के बीच में है। अगर मैं हस्तक्षेप करता हूं और उसे बाधित करता हूं तो वह निश्चित रूप से अपने पिछले प्रयासों को छोड़ देगा और उसे प्रतिक्रिया और गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। हालांकि उसके दिमाग में यह विचार आने के बाद उसने अपना सिर जोर से हिलाया। आखिरकार हमारी जातियों के बीच की नफरत को अलग रखते हुए ये व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं है। इसके अलावा अगर उसने मुझे इस प्रांगण में नहीं रखा होता तो मेरी मौजूदा ताकत के साथ मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की यातना झेलनी पड़ती। चलो इस बार तुम्हें छोड़ देते हैं। इसे इस उपकार का बदला मान लो। भविष्य में हम बराबरी करेंगे। अपने दिल में यह निर्णय लेने के बाद 2 आकृतियां स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर आसमान से तेजी से शहर की ओर उड़ी। हमने युमेई की आभा को महसूस किया है। वह उस प्रांगण में है।
स्टोन डेजर्ट सिटी के ऊपर आसमान में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद दो स्नेक कबीले के नेताओं मोबास और क्विकसिंग ने युमेई की आभा को महसूस किया और उस प्रांगण की ओर तेजी से बढ़ने लगे जहां लियूलिंग स्थित था। बूम! उसी समय लियूलिंग की स्कारलेट स्नैक कॉलरॉन से एक दबी हुई आवाज आई। उसके बाद लियूलिंग की उत्साहित हंसी गूंज उठी। हा, मैं आखिरकार 5वीं कक्षा का किमियागर बन गया हूँ। ये कहने के बाद लियूलिंग की निगाहें अचानक जम गईं। उसकी नजर में विशाल युद्ध की हुई पंखों वाले दो स्नेक कबीले के शक्तिशाली लोग आसमान में दूर नहीं दिखाई दिए। हे भगवान, दो डूकिंग स्तर के विशेषज्ञ! इन दो स्नेक कबीले के सदस्यों को देखकर लियूलिंग का दिल धड़क उठा। अभी कीमिया करते समय उसने पहले ही स्नेक कबीले की मेडुसा रानी की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। हालांकि लिटिल जिन के रास्ते में बाधा डालने के कारण उसने गोली को परिष्कृत करने का इरादा किया था, लेकिन अब वह अकेले ही दो डूकिंग स्तर के विशेषज्ञों का सामना करने वाला था। अध्याय 302 यह मत आना। लगता है ये दोनों उस महिला को निशाना बना रहे हैं जो बहुत उत्तेजित है। थोड़ी देर सोचने के बाद लियूलिंग ने मोबास और क्विकसिंग के इरादों का अंदाजा लगा लिया। अगले ही पल जब उसने आंगन में दो नौकरानियों और कैसिडा के साथ साथ कई भाड़े के सैनिकों को देखा जो अभी दरवाजे की ओर भागे थे, तो लियूलिंग के दिल में चिंता की भावना पैदा हो गई। अगर ये दो डूकिंग स्तर के विशेषज्ञ हत्या की होड़ में लग गए तो उसके आंगन में लोगों के पास प्रतिरोध का कोई साधन नहीं होगा। उस विचार को ध्यान में रखते हुए लियूलिंग ने अपनी नजर युमेई की ओर घुमाई। हे, यह महिला बहुत उत्तेजित है। इतने सारे स्नेक कबीले के सदस्य तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। स्नेक कबीले में तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची होगी। युमेई के पास पहुंचते ही लियूलिंग ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें इच्छा से चमक रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? लियूलिंग की सामान्यता को महसूस करते हुए युमेई के सुंदर चेहरे पर घबराहट के लक्षण दिखाई दिए और वह धीरे धीरे दीवार के कोने की ओर पीछे हट गई, जबकि उसकी लंबी सांप की पूंछ हिल रही थी। हे, मुझे क्या चाहिए? युमेई के उद्गार को सुनकर लियूलिंग ने एक भयंकर भाव बनाया और जल्दी से उसके पास गया। एक हाथ तेजी से युमेई की पतली सफेद गर्दन को दबा रहा था। लेडी, कोई और विकल्प नहीं है। मैं उन दो राजाओं को नहीं हरा सकता, इसलिए मैं आपको केवल एक बंधक के रूप में नहीं, एक सांप महिला बंधक के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। युमेई को रोकने के बाद लियूलिंग की भयंकर अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह सहायता की भावना ने ले ली। बेशर्म, जब मैं अपनी ताकत हासिल कर लूंगा तो मैं तुम्हें जिंदा ही चीर दूंगा। लियूलिंग को उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा करते हुए देखकर युमेई की आंखें अंतहीन क्रोध से जल उठी, लेकिन इस समय उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम और भी बेहतर दिखती हो जब तुम गर्मी में होती हो। युमेई के सुंदर शरीर को गुस्से से झूमते हुए देखकर लियूलिंग खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं सका। ये सुनकर युमेई का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया। उसकी आंखों से लगभग आग उगलने लगी। अगले ही पल उसने लियूलिंग के बड़े हाथ की परवाह किए बिना अपना पतला हाथ उठाया और सीधे लियूलिंग के चेहरे पर वार किया। लेडी, तुम गुस्सा हो रही हो। नाजुक दिखने वाले हाथ को आसानी से पकड़ते हुए लियूलिंग का चेहरा पहले की तरह ही लापरवाह बना रहा। एक हाथ को रोककर युमेई ने ठंडी सांस ली और लियूलिंग पर हमला जारी रखने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया। ओह लानत है, ये फिर से आ गया। ये देखकर लियूलिंग ने युमेई के गले पर दबाव डालने वाले हाथ को छोड़ दिया और जल्दी से उस हाथ को पकड़ लिया जो वह उसकी ओर घुमा रही थी। फिर उसने उसकी दोनों भुजाओं को पार किया और उन्हें कसकर गले लगाया, अपने शरीर को युमेई के शरीर से कसकर दबाया। लेडी, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। जैसे ही वह युमेई के शरीर के करीब गया, उसकी बर्फीली त्वचा से एक हल्की खुशबू निकली और एक पल के लिए लियूलिंग को थोड़ा नशा महसूस हुआ। तुम लंपट हो, मुझे छोड़ दो। लियूलिंग की सांसों को अपने शरीर पर फैलते हुए महसूस करते हुए युमेई का नाजुक शरीर कांप उठा। उसके चेहरे पर लाली फैल गई और वह लियूलिंग के आलिंगन के खिलाफ संघर्ष करती रही। उसकी लंबी पूंछ उसकी ओर बढ़ रही थी। युमेई को अभी भी व्यवहार नहीं करते हुए देखकर लियूलिंग के चेहरे पर एक असहाय मुस्कान थी। जैसे ही उसकी लंबी पूंछ ऊपर उठी, उसने एक हाथ से उसकी बाहों और पतली कमर को एक साथ लपेटा, जबकि दूसरा हाथ युमेई के मोटे और चुलबुले नितंबों पर जोर से उतरा। अध्याय 302 और करीब मत आओ। क्रैक। जैसे ही एक तीखी आवाज गूंजी, युमेई का शरीर अचानक अकड़ गया। उसका कभी बर्फ जैसा सफेद चेहरा लाल हो गया और उसके होठों से एक हल्की सी कराह निकली। उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी उभरी। तभी मोबास और क्विकसिंग, जो निशान का पीछा कर रहे थे, आखिरकार बड़े भाई के भाड़े के समूह के मुख्यालय के ऊपर पहुंच गए। युमेई की आकृति को देखकर मोबास तुरंत लियूलिंग की ओर दौड़ा। तुम दोनों और करीब मत आना। अगर तुम आए तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लियूलिंग ने अपनी हथेली आगे की और युमेई की गर्दन की ओर इशारा किया। युमेई की ताकत इतनी कमजोर क्यों हो गई है? युमेई को लियूलिंग द्वारा नियंत्रित होते देखकर मोबास की आकृति अचानक हवा में रुक गई। युमेई की ताकत में बदलाव के बारे में उसके संदेह के साथ साथ लियूलिंग की ओर उसकी निगाहें खौफनाक हत्या के इरादे से भरी हुई थी। मानव, युमेई को अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम एक भयानक मौत मरोगे। क्विकसिंग, जो बाद में आया था, ने लियूलिंग से एक भयावह स्वर में कहा। महिला, अपने आदमियों से कहो कि वे यहाँ से चले जाएं। मोबास और क्विकसिंग को आते देख लियूलिंग ने धीरे से युमेई के कान में फुसफुसाया। नहीं, अगर तुम आज मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। लियूलिंग के अनुरोध को सुनकर युमेई ने हल्के से अपने होंठ काटे, लगभग अपनी जीभ से इनकार करते हुए। महिला, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा फिगर बहुत आकर्षक है। मैं तुम्हें मारना कैसे सहन कर सकता हूँ? युमेई का जवाब सुनकर लियूलिंग हंसा और उसकी गर्म हथेली जो युमेई की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी, धीरे धीरे उसकी बर्फीली कोमल त्वचा पर घूमने लगी। अगर ये दोनों मुझे तुम्हें पीटते हुए देख लेंगे तो तुम सांप कबीले में कैसे रह पाओगी? लियूलिंग ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। लियूलिंग की धमकी सुनकर युमेई खुद को और बेशर्मी भरे शब्द बोलने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकी, क्योंकि अभी अभी लियूलिंग ने एक बार उसके नितंबों पर थप्पड़ मारा था और उस एहसास ने उसे बेहद शर्मिंदा महसूस कराया।
तुम आखिर चाहते क्या हो? बस उन्हें शहर से बाहर कर देना है। शांत होने के बाद युमे की आवाज अचानक तेज हो गई। अब पहले जैसी नम नहीं रही। मोबास और क्विकसिंग को 30 मीटर से भी ज्यादा दूर से आसानी से सुनाई दे रही थी। युमे का सवाल सुनकर लियूलिंग का चेहरा चमक उठा। ये जानते हुए कि एक मौका था, उसने तुरंत जोर से कहा, कम या ज्यादा, बस ऐसे ही। लेकिन तुम तीनों को शपथ लेनी होगी कि तुम्हारे जाने के बाद तुम शहर में किसी को भी सक्रिय रूप से नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लियूलिंग के शब्दों के गिरने के साथ युमे ने गंभीरता से मोबास और क्विकसिंग से कहा, मोबास, क्विकसिंग, चलो जैसा वह कहता है वैसा करते हैं। युमे के शब्दों को सुनकर हालांकि मोबास और क्विकसिंग के मन में अभी भी हत्या करने का इरादा था, उन्होंने इसे बलपूर्वक दबा दिया। इसके अलावा उन्हें शुरू से ही स्टोन डेजर्ट सिटी जैसे बंजर शहर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक पल के चिंतन के बाद मोबास और क्विकसिंग ने अशुभ रूप से कहा, बच्चे, हम अपनी आत्मा की कसम खाते हैं, जब तक तुम युमे को रिहा करोगे हम वादा करते हैं कि स्टोन डेजर्ट सिटी में तुम्हारे अलावा किसी और को सक्रिय रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, तो अब स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ दो, मैं बाद में इस महिला को व्यक्तिगत रूप से बाहर ले जाऊंगा। दोस्त ने कबीले के सदस्यों की बातें सुनकर लियूलिंग कुछ हद तक संतुष्ट हुआ। बेहतर होगा कि तुम कुछ भी मजाकिया कोशिश न करो बच्चे, वरना न केवल तुम मर जाओगे बल्कि पूरा शहर तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। ये कहने के बाद मोबास और क्विकसिंग तुरंत शहर के बाहरी इलाके की ओर उड़ गए। इस बीच आसमान से ऊपर सुनहरे और लाल बिंदुओं के बीच लड़ाई धीरे धीरे अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई, जिसमें लिटिल गोल्ड को मेडुसा रानी के हमलों के तहत बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्याय 303, मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? उन दोनों ने अपना वादा पूरा किया है, फिर भी तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? भाई लियू का हाथ अभी भी उसे पकड़े हुए महसूस करते हुए युमे ने चिढ़कर कहा। युमे की बातें सुनकर भाई लियू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। माफ करना लेडी, अभी के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें तुरंत शहर से बाहर ले जाऊंगा। ये कहने के बाद भाई लियू ने अचानक युमे की पतली कमर के चारों ओर लिपटे हाथ से जोर लगाया। इससे पहले कि युमे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उसका शरीर भाई लियू के कंधे पर उठा दिया गया। उसका चेहरा जमीन की ओर मुड़ गया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। भाई लियू की हरकतों को देखकर युमे के चेहरे पर स्पष्ट घबराहट दिखी। उसकी पतली भुजाएं हवा में लहरा रही थी और उसकी लंबी पूंछ बेतहाशा हिल रही थी, लेकिन भाई लियू के हाथ उसके सुडौल नितंबों और कमर पर मजबूती से दबे हुए थे, जिससे उसका प्रतिरोध व्यर्थ हो गया। तभी एक लंबा युवक एक सांप औरत को लेकर लगातार स्टोन डेजर्ट सिटी की छतों पर उछलता कूदता रहा। सांप औरत को कंधे पर उठाए हुए होने के बावजूद युवक की गति बहुत तेज थी। उसके पैर हवा की तरह तेज थे, बिना कहीं रुके। शहर का दरवाजा खोलो। जब वे शहर के दरवाजे पर पहुंचने वाले थे तो भाई लियू ने मार्ग की रखवाली कर रहे सैनिकों को जोर से चिल्लाया, ये कैप्टन लियू है और वह उस सांप औरत को अपने कंधे पर उठाए हुए है। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुमने कैप्टन लियू का दरवाजा खोलने का आदेश नहीं सुना? हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि भाई लियू युमे को शहर से बाहर क्यों ले जा रहे थे, लेकिन भाई लियू का आदेश सुनकर सैनिकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भाई लियू युमे के साथ कुछ धुंधले रास्ते में दाखिल हुए। इस बीच शहर के बाहर कुछ ही दूरी पर मोबास और क्विकसिंग इंतजार कर रहे थे। लेडी, मैं यहीं तक जा सकता हूँ, आपके दोस्त बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। शहर के द्वार पर पहुंचकर भाई लियू ने अंततः युमे को अपने कंधे से नीचे उतार दिया। तुम छोटे बदमाश, इतनी जल्दी मत मरो, अगली बार मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। भाई लियू के कंधे से उतरने के बाद युमे की आंखें भाई लियू को नाराजगी के भाव से घूर रही थी। ये शब्द कहने के बाद वह बिना पीछे देखे घूम गई, अपनी विशाल सांप की पूंछ को तेजी से उस दिशा में घुमाया जहां सांप लोगों की सेना तैनात थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम मुझे मार डालो। युमे के मुड़ने के बाद भाई लियू ने जोर से जवाब दिया। ... भाई लियू, मैं अब और नहीं रुक सकता, चलो जल्दी से भाग चलें। जैसे ही भाई लियू ने युमे की आकृति को दूर जाते देखा, एक आवाज जो युवा और तत्परता से भरी हुई थी उसके कानों में घुस गई। फिर जियोजिन की आकृति अचानक भाई लियू के सामने आ गई और एक छोटे से हाथ ने उसे शहर के बाहर आसमान की ओर तेज गति से खींच लिया। जियोजिन द्वारा हवा में उठाए जाने पर भयंकर हवा के नीचे अपने लड़ाकू कवच के साथ भी भाई लियू को लगा कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता। इस पर वह हैरान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ तक कि जियोजिन भी रानी मेडुसा को नहीं हरा सका। क्या ये हो सकता है कि साम्राज्य में फैली रानी मेडुसा की 2 सम्राट स्तर की ताकत की अफवाहें झूठी हों? हालांकि जैसे ही वह हैरान हुआ, जियोजिन अचानक रुक गया। आगे एक सुंदर लाल आकृति ने उनका रास्ता रोक दिया। छोड़ने की सोच रहे हो? रास्ता रोकते हुए रानी मेडुसा की आंखों में ठंडक का भाव था और वह धीरे से बोली, जियाओजिन, तुम सच में उसे हरा नहीं सकते? रानी मेडुसा को उनका रास्ता रोकते हुए देखकर भाई लियू ने उम्मीद के साथ पूछा। मम्मा, वह बहुत शक्तिशाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जब उसने अभी मुझसे लड़ाई की थी तो उसने अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की थी। भाई लियू का सवाल सुनकर जियोजिन ने बार बार सिर हिलाया। क्या उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की? जियोजिन का जवाब सुनकर भाई लियू ने कहा। और उस समय जब वे दोनों बात कर रहे थे, रानी मेडुसा ने अपनी लंबी तलवार लहराई और उनकी ओर एक विशाल तलवार की हुई टेन झाग आकार में छोड़ी और जियोजिन की हथेली से कई झाग आकार की एक सुनहरी ऊर्जा गेंद भी आगे की ओर फटी। हालांकि तलवार की हुई और सुनहरी ऊर्जा गेंद के बीच टकराव के बाद हमला केवल थोड़ा धीमा हुआ और फिर जियोजिन और लियूलिंग पर हमला जारी रहा। ये देखकर जियोजिन की आंखों में सावधानी की गहरी भावना उभरी। फिर लियूलिंग को लेकर वे जल्दी से कुछ दूरी पर पीछे हट गए और जियोजिन ने जल्दी से सुनहरी ऊर्जा का एक और विस्फोट किया, जिसने रानी मेडुसा द्वारा छोड़े गए भयानक तलवार की हुई को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। रानी मेडुसा द्वारा लापरवाही से छोड़े गए तलवार की हुई का मुकाबला करने के लिए जियोजिन को लगातार 2 हमले करने की जरूरत थी। ये देखकर लियूलिंग अब रानी की ताकत को पूरी तरह से समझ गया।
इस समय उसने अपना सिर नीचे किया और अपने गले में लटके जैद तावीज़ को देखा। कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। मुझे याद है कि मास्टर ने एक बार कहा था कि जब तक मैं इस जैद तावीज़ को कुचल दूं, चाहे वह कहीं भी हो, वह तुरंत मेरी मदद के लिए आ सकता है। अगर वह आ सकता है तो आज का संकट आसानी से हल हो सकता है। भयानक रानी मेडुसा के खतरे का सामना करते हुए लियू लिंग ने गुहे को बुलाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ज़ियाओ जिन, थोड़ी देर और रुको, मैं मास्टर को बुलाने की कोशिश करूंगा ताकि वह आकर हमें बचा सके। रानी मेडुसा के दूसरे हमले को आते देख लियू लिंग ने जल्दी से ज़ियाओ जिन से कहा। लियू लिंग के शब्दों को सुनकर ज़ियाओ जिन के चेहरे पर गंभीर भाव अचानक गायब हो गए और उनकी जगह एक खुशी भरी मुस्कान आ गई जब उन्होंने रानी मेडुसा से कहा, हाँ, बस तुम इंतजार करो, मेरे मास्टर जल्द ही मुझे बचाने आएंगे। मास्टर, दूर से ज़ियाओ जिन की हंसमुख आवाज सुनकर रानी मेडुसा के चेहरे पर कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। जियो जिन के साथ 10 से ज्यादा चालों तक मुकाबला करने के बाद रानी मेडुसा को पहले ही पता चल गया था कि वह 7वें चरण का राक्षस जानवर है। इस समय जियो जिन को एक गुरु का जिक्र करते हुए सुनकर उसका दिल आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गया। किस तरह का अस्तित्व 7वें चरण के राक्षस जानवर को स्वेच्छा से अपना गुरु मानने पर मजबूर कर सकता है? रानी मेडुसा संदेह से भर गई। उसकी नजर में लियू लिंग ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसके गले में लटके जैद तावीज़ को पकड़ लिया। अच्छा नहीं, हालांकि वह उस जैद तावीज़ का उद्देश्य नहीं जानती थी, फिर भी रानी मेडुसा को इससे एक अकथनीय खतरा महसूस हुआ। अगले ही पल रानी मेडुसा के शरीर से रंग बिरंगी ऊर्जा का एक विशाल उछाल हिंसक रूप से फूट पड़ा, जो तेजी से उसके सिर के ऊपर संघनित हो गया। एक पल में यह एक विशाल इंद्रधनुषी अजगर में बदल गया, जिसका आकार दर्जनों झांग तक फैला हुआ था। रानी मेडुसा की ऊर्जा से निर्मित इंद्रधनुषी अजगर लगभग एक जीवित भक्षण करने वाले अजगर की तरह था। इसकी विशाल आंखें क्रूरता से भरी हुई थी, मानो उसमें बुद्धि हो। जाओ। जैसे ही इंद्रधनुषी अजगर ने आकार लिया, रानी मेडुसा ने अपनी पतली उंगली से इशारा किया और ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसके आदेश के साथ आकाश में कुंडलित इंद्रधनुषी अजगर अचानक इंद्रधनुषी प्रकाश की एक लकीर की तरह आगे बढ़ा। लगभग तुरंत ही जियो जिन और लियू लिंग की ओर दौड़ा। इंद्रधनुषी प्रकाश के फटने की तरह दिखने वाले इंद्रधनुषी अजगर को उनकी ओर दौड़ते हुए देखकर लियू लिंग ने निर्णायक रूप से अपने हाथ में जैद ताबीज को कुचल दिया। उसी समय ब्लैक हॉर्न डोमेन में जयानान अकादमी के पहाड़ों के पीछे एक छोटी सी घाटी की तल पर एक सफेद आकृति जो पहले चुपचाप बैठी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली। एक ठंडी और खतरनाक आभा बिखेर रही थी। शून्य जैद ताबीज को कुचल दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा छोटा साथी मुसीबत में है। इस अध्याय का अंत अध्याय 304 बूहे प्रकट होता है। जैसे ही इंद्रधनुषी अजगर एक भयानक आभा बिखेरता हुआ आगे बढ़ा, ज़ियाओ जिन द्वारा उत्पन्न स्वर्ण ऊर्जा लगभग तुरंत ही निगल ली गई। इसके बाद इंद्रधनुषी अजगर अखंड शक्ति के साथ ज़ियाओ जिन और लियू लिंग की ओर बढ़ा। अरे, ये बहुत भयंकर है। गुरु, कृपया जल्दी आइए, आपके शिष्य की जान खतरे में है। जैसे ही लियू लिंग ने जैद ताबीज को कुचला, उसने देखा कि इंद्रधनुषी अजगर स्वर्ण ऊर्जा को निगल रहा है। उसके भीतर भय उमड़ पड़ा। इंद्रधनुषी अजगर के भयंकर हमले का सामना करते हुए ज़ियाओ जिन ने एक बार फिर लियू लिंग को पीछे खींच लिया, क्योंकि वे पीछे हट रहे थे। इस समय जिस स्थान पर ज़ियाओ जिन और लियू लिंग स्थित थे, वह अचानक हिंसक रूप से विकृत हो गया। विकृत स्थान से एक प्रचंड आभा तुरंत फैल गई। इस प्रचंड आभा के तहत इंद्रधनुषी अजगर, जिसके पास शक्तिशाली ऊर्जा थी और जो आगे बढ़ रहा था, अचानक हवा में रुक गया। फिर यह अचानक फट गया। हालांकि एक अदृश्य शक्ति के दमन के तहत यह विस्फोट फैल नहीं पाया। यहाँ तक कि ध्वनि भी उत्सर्जित नहीं हुई और यह पूरी तरह से हवा में फैल गई। इसके बाद रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया। इस समय इस आकाश से कई दसियों दूर सांप लोगों के शिविर में भी अनगिनत सांप लोगों ने इस आभा को महसूस करके धड़कन महसूस की। जियो जिन और लियू लिंग, जो पूरी गति से भाग रहे थे, तुरंत अपने रास्ते पर रुक गए और भारी आभा के स्रोत को घूरने लगे। जियो जिन, लियू लिंग और रानी मेडुसा की निगाहों के नीचे एक सफेद प्रेत अचानक विकृत स्थान से बाहर निकल आया। मास्टर, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने आएंगे। आगे परिचित सफेद आकृति को देखकर लियू लिंग ने उत्साह से कहा। मास्टर, जियो जिन आपको बहुत याद करता है। उसी समय ज़ियाओ जिन का युवा चेहरा खुशी से भर गया जब उसने पुकारा। लियू लिंग को अपने साथ खींचते हुए वे जल्दी से सफेद आकृति के पास पहुंचे। इस व्यक्ति की साधना एक अथाह स्तर पर है। वास्तव में उसके पास इतना भयानक दबाव है, शायद मेरी याददाश्त में वह व्यक्ति भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अचानक दिखाई देने वाली सफेद आकृति को देखते हुए रानी मेडुसा का पहला विचार उसकी तुलना उसके दिमाग में अविस्मरणीय नकाबपोश आकृति से करना था। हालांकि जब उसने ज़ियाओ जिन और लियू लिंग के शब्द सुने तो उसका दिल तुरंत डर से भर गया। ऐसा भयानक गुरु वास्तव में उस लड़के का गुरु निकला। फिर मैंने अभी उसके शिष्य पर जो भारी हाथ रखा। इस विचार के साथ रानी मेडुसा की सुंदर आकृति तुरंत प्रकाश की एक रंगीन धारा में बदल गई और दूर आकाश की ओर भाग गई। ... ऐसा लगता है कि लियू लिंग ने मुझे बुलाया है। इंद्रधनुषी अजगर की गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि रानी मेडुसा ने लियू लिंग पर हमला किया है। अपने आसपास की हर चीज का तेजी से सर्वेक्षण करते हुए बूहे की प्रक्षेपित छवि को स्थिति का एक मोटा मोटा अंदाजा था। इस समय रानी मेडुसा की आकृति को दूर भागते हुए देखकर उसने धीरे से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसे धीरे से उस दिशा में जकड़ लिया जहां रानी मेडुसा भाग रही थी। अचानक रानी मेडुसा के आसपास का स्थान, जो प्रकाश की एक लकीर की तरह भाग रही थी, हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। फिर अमूर्त स्थान ठोस होता हुआ दिखाई दिया, एक स्थानिक जेल में बदल गया जिसने रानी मेडुसा को अपने भीतर समाहित कर लिया। ओह नहीं, इस व्यक्ति ने वास्तव में मेरे आसपास के सभी स्थान को सील कर दिया है। अपने आसपास के ठोस स्थान को महसूस करते हुए रानी मेडुसा ने स्थानिक अवरोध की और इंद्रधनुषी ऊर्जा का एक और विस्फोट किया।
हालांकि जैसे जैसे वो हिंसक रूप से इधर उधर भागती गई, न केवल आसपास के स्थानिक अवरोध में कोई क्षति के संकेत नहीं दिखे, बल्कि यह सिकुड़ने भी लगा, जिससे रानी मेडुसा की गति की सीमा कम हो गई। यह महसूस करते हुए परिणाम ये हुआ कि रानी मेडुसा के दिल में शक्तिहीनता की भावना उभरने लगी। कुछ ही समय में वह स्थानिक बल द्वारा पूरी तरह से स्थिर हो गई। गुरु, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, अन्यथा आपका शिष्य रानी मेडुसा के हाथों में पड़ जाता। बू ही के पास पहुंचते ही भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता के रूप में लियूलिंग का व्यवहार कहीं नजर नहीं आया। इस समय उसके चेहरे पर शिकायत की भावना थी, उसकी आवाज में रोने की झलक थी। चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। लियूलिंग की दयनीय स्थिति को देखकर बूहे ने उसे आश्वस्त करने के लिए बात की। ये कहने के बाद बूहे ने लियूलिंग की साधना में प्रगति देखी और कुछ हद तक प्रसन्न महसूस किया। उसने धीरे से आह भरी, ऐसा लगता है कि इस समय के दौरान आपने अपनी साधना में बहुत प्रयास किया है। ये जानते हुए कि बूहे ने पहले ही उसकी प्रगति देख ली है, लियूलिंग ने अपने हाथ से एक सुनहरी गोली निकाली। कुछ हद तक गर्व से भरे हुए उसने कहा, गुरु, आपका शिष्य 5वीं कक्षा का कीमियागर बन गया है और अब मैं स्टोन डेजर्ट सिटी के पहले भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता भी हूँ। पहले से ही 5वीं कक्षा का कीमियागर। लियूलिंग के शब्दों को सुनकर बूहे को बहुत राहत महसूस हुई। उसने लियूलिंग को जो 3 काम सौंपे थे वे तय समय से पहले पूरे हो गए थे। मूल रूप से बूहे ने उसे इस तरह के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने का इरादा किया था, लेकिन इस बार उसने केवल खुद को यहाँ प्रक्षेपित किया था और तकनीकों को स्थानांतरित नहीं कर सकता था और न ही उसके पास पुरस्कार के रूप में देने के लिए कोई वस्तु थी। इसलिए वह भविष्य में फिर से मिलने पर केवल लियूलिंग को पुरस्कारों से मुआवजा दे सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बूहे ने लियूलिंग के बढ़ते हुए मजबूत कंधे को थपथपाया और खुलकर कहा, लियूलिंग, आपके गुरु ने इस बार केवल खुद को यहाँ प्रक्षेपित किया है और अधिक समय तक नहीं रह सकते। चूंकि आपके प्रशिक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय में वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कई पुरस्कार तैयार किए हैं। बूहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग एक पल के लिए हिचकिचाया। वह हिचकिचाया, हकलाते हुए, गुरु, आपका शिष्य चाहता है थोड़ी देर और रुकना, लेकिन चिंता न करें, मैं अपनी छोटी बहनों के वापस आने से पहले निश्चित रूप से वापस आऊंगा। इस प्रशिक्षण का अनुभव करने से पहले बूहे द्वारा उसे पुरस्कार देने की बात सुनकर लियूलिंग बहुत खुश होता। हालांकि अब वह बिल्कुल अलग लग रहा था, यहाँ तक कि लियूलिंग को भी कुछ अजीब लगा। हालांकि वह हर दिन काम पूरा करने और जल्द से जल्द संप्रदाय में लौटने के बारे में सोच रहा था, अब जब काम पूरा हो गया था तो वह इस जगह को छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहा था। ओह, अगर तुम थोड़ी देर और रुकना चाहते हो तो अपने दिल की सुनो। बूहे महसूस कर सकता था कि इस प्रशिक्षण के बाद लियूलिंग के स्वभाव में कई बदलाव आए थे। धन्यवाद गुरु। बूहे को थोड़ी देर और रुकने के लिए सहमत होते हुए सुनकर लियूलिंग बहुत खुश हुआ। लियूलिंग के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपना ध्यान जियोजिन की ओर मोड़ते हुए बूहे ने हाथ बढ़ाया और धीरे से मुस्कुराते हुए छोटे बच्चे के सिर को थपथपाया। छोटे लड़के, तुमने इस दौरान लियूलिंग की गुप्त रूप से रक्षा करते हुए बहुत सारी स्वतंत्रता खो दी है। तुमने कड़ी मेहनत की है। जियोजिन से बूहे के शब्द सुनकर लियूलिंग की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। अध्याय 305, वापसी की तैयारी। शून्य वर्ष देवता की चमक। बूहे के शब्दों को सुनकर जियोजिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस घबराहट में मुस्कुराया और कभी कभी लियूलिंग की ओर देखा। ये देखकर लियूलिंग ने अपनी आंखों से जियोजिन को संकेत दिया। जब तक ये मालिक का आदेश है, जियोजिन को ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। लियूलिंग के संकेत का जवाब देते हुए जियोजिन ने अपना सिर हिलाया और बहुत आज्ञाकारी ढंग से कहा, बहुत अच्छा, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। ये कहने के बाद बूहे को अचानक कुछ याद आया और उसने दूर से कैद रानी मेडुसा की ओर इशारा करते हुए उन दोनों से पूछा, रानी मेडुसा ने अभी अभी तुम दोनों को क्यों निशाना बनाया? शिक्षक, ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि स्नेक पीपल की सेना ने स्टोन डेजर्ट सिटी पर एक बड़ा हमला किया था। स्टोन डेजर्ट सिटी में सभी भाड़े के सैनिकों के नेता के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से चुपचाप नहीं रह सकता था। जब मैं स्नेक पीपल के लड़ाकों के राजा यूमेई के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका तो जियोजिन प्रकट हुआ और उसने स्नेक वुमन यूमेई को पकड़ लिया। उसके बाद रानी मेडुसा हमें ढूंढने आई। बूहे की पूछताछ का सामना करते हुए लियूलिंग ने सच्चाई से समझाया, मैं देखता हूँ स्नेक पीपल खुद को रोक नहीं पाए और जियामा साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू कर दिया। लियूलिंग की व्याख्या सुनकर बूहे ने धीरे से आह भरी। लियूलिंग की हरकतें निश्चित रूप से उचित थीं। कोई भी व्यक्ति चुपचाप खड़ा होकर अपने ही लोगों को बाहरी लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि स्नेक पीपल को जियामा साम्राज्य से गहरी शिकायतें थीं। उन्हें बंज टैगोर रेगिस्तान में रहने के लिए भी मजबूर किया गया था। इस समय वे शक्तिशाली थे और अपने लोगों के लिए अधिक आरामदायक रहने के माहौल के लिए युद्ध करना चाहते थे, जो समझ में आता था। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो ये तय करना मुश्किल था कि कौन सही था या कौन गलत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में रानी मेडुसा की साधना पहले ही 5 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच चुकी है। जब उसने रानी मेडुसा की साधना देखी तो बूहे भी आश्चर्यचकित हो गया। एक साधारण व्यक्ति के लिए डू पूर्वज चरण में 1 सितारा पार करने में कई साल या दशकों लग सकते हैं और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी रानी मेडुसा ने कुछ ही महीनों में 2 सितारों को पार कर लिया, जो अविश्वसनीय रूप से भयानक प्रतिभा थी। बूहे ने पहले रानी मेडुसा को अपना शिष्य बनाने की योजना बनाई थी और अब उसकी साधना की प्रगति को देखकर यह विचार और भी मजबूत हो गया। अगर वह रानी मेडुसा को अपना शिष्य बना पाता तो शायद उसकी अपनी साधना में एक और तेज उछाल आता। इसे ध्यान में रखते हुए बूहे ने उस योजना को लागू करने का फैसला किया जो उसने पहले सोची थी, रानी मेडुसा को एक अलग पहचान के तहत अपना शिष्य बनाना। अपना मन बना लेने के बाद बूहे ने लियूलिंग और शियाओजिन की ओर रुख किया और निर्देश दिया, लियूलिंग, शियाओजिन, मैं रानी मेडुसा को अस्थायी रूप से यहाँ कैद कर लूंगा जब तक कि मैं उससे निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से वापस नहीं आ जाता। इस दौरान आप दोनों को इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
हाँ, लियू लिंग और शियाओ जिन ने गूही की बातों पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। स्थानिक जेल में रानी मेडुसा, जिसे गूही ने बंदी बना रखा था, इस समय विशेष रूप से असहज महसूस कर रही थी। गूही का सामना करते हुए, जिसने उसे अपने हाथ के झटके से दबा दिया था, रानी मेडुसा को पहले से ही बहुत डर लग रहा था। जब गूही की नजर उस पर केंद्रित रही तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात इरादे से रानी मेडुसा का दिल डूब गया। अफसोस, मैंने वास्तव में इस दुनिया के लोगों को कमा का। मैंने सोचा था कि 5 सितारा डू पूर्वज को तोड़ने से मेरा वंश समृद्धि की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ एक कदम उठाने के बाद इस तरह खत्म हो जाऊंगी। रानी मेडुसा ने मन ही मन आह भरी। इस समय वह जो सोच रही थी वह ये था कि अगर गूही का उसके प्रति कोई इरादा है, भले ही उसे आत्मविनाश करना पड़े, वह गूही को सफल नहीं होने दे सकती। हालांकि जब रानी मेडुसा बेतहाशा अनुमान लगा रही थी तो गूही की ओर से उसके पास आकर उससे निपटने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही आधा घंटा बीत गया और रानी मेडुसा की निगाहों के सामने गूही की आकृति अचानक बिना किसी ऊर्जा उतार चढ़ाव के इस दुनिया से गायब हो गई। क्या हो रहा है? उसका गायब होना, ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो अभी दिखाई दिया वह उसका असली शरीर नहीं था, बल्कि किसी जादुई तरीके से बनाया गया एक अस्थायी प्रक्षेपण या क्लोन था? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, रानी मेडुसा को शब्दों से परे झटका लगा। ये कल्पना से परे था कि एक प्रक्षेपण या क्लोन में इतनी जबरदस्त शक्ति हो सकती है। उसका असली शरीर कितना भयानक होगा। ... स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर आकाश से गूहे के प्रक्षेपण के गायब होने के ठीक बाद जियानान अकादमी के पीछे के पहाड़ों में गूहे का असली शरीर पहले ही एक छोटी सी घाटी से बाहर निकल चुका था। एकांत की इस अवधि के दौरान गूहे ने पिछली बार जियान से लौटी सभी साधना को पहले ही आत्मसात कर लिया था। इस समय उनकी साधना 5 सितारा डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच गई थी। हालांकि वह अपेक्षित 6 सितारा डू वेनेरेट तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन गूहे पहले से ही बहुत संतुष्ट था। अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ कुछ एकांतप्रिय विशेषज्ञों को छोड़कर वह मूल रूप से इस उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में बगल में चल सकता था। थोड़ी देर में गूहे जियानान अकादमी के आंतरिक प्रांगण में लौट आया और फिर अपने छोटे से प्रांगण की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, प्रांगण के दृश्य ने गूहे की आंखों को चमका दिया। उसकी नजर में प्रांगण में बहुत ही सुंदर और आकर्षक घरों की एक पंक्ति थी। घरों के चारों ओर कई दुर्लभ फूल और पौधे लगाए गए थे और पास में एक बहुत छोटा तालाब था जिसमें कई रंगीन छोटी मछलियां तैर रही थी। मूल रूप से गूहे के एकांत में जाने से पहले जियान की सफलता के कारण होने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव से आंगन में मूल घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जियान ने इसे ठीक करने का वादा किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह से बदल जाएगा। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर गूहे को लगा कि घर की शैली कुछ ऐसी नहीं थी जिसे जियान, जिसका व्यक्तित्व बहुत सीधा था, बना सकता था। इसमें हान यू की मदद रही होगी। हालांकि कोई बात नहीं, उस छोटी लड़की जियान ने वास्तव में अपना वादा निभाया और अपनी बात पर खरी उतरी। घर में जियान और हान यू की आभा को महसूस करते हुए गूहे की आकृति टिमटिमाती हुई आंगन में दिखाई दी। मास्टर, आप आखिरकार एकांत से बाहर आ गए हैं। जैसे ही गूहे आंगन में दाखिल हुआ, जियान और हान यू ने हलचल को महसूस किया और उत्साहित होकर कमरे से बाहर भाग गए। मास्टर, इस आंगन और घरों का लेआउट मैंने और जूनियर सिस्टर ने डिजाइन और बनाया है। आपको क्या लगता है? जियान ने अपनी बड़ी काली आंखें झपकाई और उत्सुकता से पूछा। बुरा नहीं है, मुझे ये शैली बहुत पसंद है। हालांकि इस समय के दौरान आपकी साधना में कोई प्रगति नहीं हुई है ना? क्या आप फिर से सुस्त हो गए हैं? गूहे ने जियान के सिर को सहलाया और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। गूहे की बातें सुनकर जियान का गोरा और नाजुक चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने गूहे की पैंट के हेम को खींचते हुए प्यार से कहा, हे मास्टर, ये सिर्फ आंगन की मरम्मत के लिए था, जिससे मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, इसके अलावा मैं पहले से ही बहुत मजबूत हूँ। अकादमी के कई बुजुर्ग मुझे हरा नहीं सकते। तुम छोटी लड़की हमेशा बहाने ढूंढती रहती हो। जियान की प्यारी और प्यारी शक्ल देखकर गूहे खुद को रोक नहीं सका और व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। फिर उसने अपनी नजर जियान के पीछे हान यू पर घुमाई। हान यू, आपकी साधना ने हाल ही में वास्तव में कुछ प्रगति की है। गूहे ने बड़ी संतुष्टि के साथ कहा। गुरु, आपके शिष्य को कुछ दिन पहले दूसरे स्टार डोलुओ में एक सौभाग्यपूर्ण सफलता मिली थी। गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मेरे सामने बैठो, गूहे ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हाँ, गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू को पता था कि गूहे संभवतः अपनी कुछ शक्ति उसे हस्तांतरित करने जा रहा है। चूंकि शक्ति हस्तांतरण का एक अनुभव पहले ही हो चुका था, इसलिए हान यू शुरू से ही पूरी तरह से केंद्रित थी। हान यू के तैयार होने के बाद गूहे ने धीरे से अपनी हथेली हान यू के चिकने माथे पर रखी और चुपचाप कहा, प्रणाली छठे शिष्य, हान यू को शक्ति हस्तांतरित करो। जैसे जैसे गूहे की हथेली से हान यू तक ऊर्जा का संचार होता रहा, हान यू की आभा बढ़ने लगी। दूसरे स्टार डू किंग क्षेत्र को तोड़ने से ही वह तुरंत दूसरे स्टार डू किंग के शिखर पर पहुंच गई और फिर टूटे हुए बांस की तरह तीसरे स्टार डू किंग के क्षेत्र में पहुंच गई। ये साधना सुधार केवल तब धीमा हुआ जब हान यू ने छठे स्टार डू किंग तक पहुंच बनाई। यह महसूस करते हुए कि हान यू अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, गूहे ने तुरंत शक्ति हस्तांतरण को रोक दिया और अपना हाथ वापस खींच लिया। उस पल गूहे के दिमाग में सिस्टम से एक सूचना गूंजी। डिंग ने पाया कि मेजबान ने छठे शिष्य हान यू को 2 दिनों की साधना दी है। बधाई हो, मेजबान ने 1000 गुना रिटर्न ट्रिगर किया और 5 साल की साधना प्राप्त की। नोट, साधना के ये 5 साल 5 स्टार डू किंग के क्षेत्र के अनुरूप है। 5 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है। मेजबान, कृपया जांच करें। सिर्फ 5 साल की साधना, मैं इससे क्या कर सकता हूँ? सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गूहे थोड़ा निराश हुआ, लेकिन यह निराशा पूरी तरह से सिस्टम से केवल 5 साल की साधना की वापसी के बारे में थी और हान यू की ओर निर्देशित नहीं थी।
पिछली बार से गूहे की साधना में काफी सुधार हुआ था, इसलिए हान यू का 2 दिनों की साधना को झेल पाना पहले से ही काफी अच्छा था। इस शक्ति हस्तांतरण के माध्यम से गूहे की रानी मेडुसा को शिष्य के रूप में लेने की इच्छा और भी गहरी हो गई। रानी मेडुसा के रेनबो स्काई पायथन संविधान और उसकी वर्तमान 5 स्टार डोकिंग साधना के साथ वह निश्चित रूप से लंबे समय तक टिक पाएगी। शक्ति हस्तांतरण के बाद गूहे ने कहा, हान यू, अगले आपके गुरु आपको एक बॉडी मूवमेंट मार्शल स्किल सिखाएंगे। धन्यवाद शिक्षक। गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू, जो अभी भी सफलता की खुशी में डूबी हुई थी, ने कृतज्ञतापूर्वक जवाब दिया। फिर गूहे ने एक बार फिर अपनी हथेली हान यू के माथे पर रखी और एक विचार के साथ उसने ज्ञान प्रदान करने की तकनीक का प्रदर्शन किया। ब्लैक हॉर्न डोमेन से एकत्रित पृथ्वी श्रेणी की प्राथमिक शारीरिक आंदोलन मार्शल कौशल 3000 थंडर मूवमेंट्स को हान यू को प्रेषित किया, साथ ही अपनी कुछ अंतर्दृष्टि और इसके बारे में समझ भी। एक पल में हान यू के दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई और फिर एक धमाके के साथ बिखर गई। हालांकि हान यू इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी के लिए तैयार थी, फिर भी वह इससे चौंक गई, लेकिन उसने लगन से इसे अवशोषित करना जारी रखा। एक पल के बाद गूहे ने आखिरकार हान यू को सभी 3000 थंडर मूवमेंट्स और कुछ अंतर्दृष्टि हस्तांतरित कर दी। ये सब पूरा करने के बाद उसने धीरे से अपनी हथेली वापस ले ली। उसी समय सिस्टम से एक सूचना गूहे के दिमाग में प्रवेश कर गई। डेंग ने पाया कि मेजबान ने छठे शिष्य हान यू को पृथ्वी श्रेणी के प्राथमिक शारीरिक आंदोलन मार्शल कौशल 3000 थंडर मूवमेंट्स प्रदान किया है। बधाई हो, होस्ट ने 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर किया और स्वर्ग रैंक वाले प्राथमिक बॉडी मूवमेंट मार्शल स्किल वॉर थंडर गॉड फ्लैश को प्राप्त किया। स्वर्ग रैंक वाले प्राथमिक बॉडी मूवमेंट मार्शल स्किल वॉर थंडर गॉड फ्लैश को सिस्टम स्पेस में जमा कर दिया गया है। होस्ट कृपया जांच करें। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंजा, गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों में उत्साह का भाव दिखाई दिया। 10,000 गुना वापसी, स्वर्ग रैंक वाला प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश। तुम्हें पता है, पृथ्वी रैंक वाले उन्नत शारीरिक गति मार्शल कौशल आरोहण कदम के साथ गूहे आधे संसाधना स्तर के फ्लेम छिपकली लोगों की प्रतिक्रिया से पहले ही खिसकने में सक्षम था। अब और भी अधिक उन्नत शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश प्राप्त करने पर उसकी गति एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। जबकि गूहे स्वर्ग रैंक वाले प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश को प्राप्त करने के बारे में उत्साहित था, हान यू ने एक नर्म विस्मयादिबोधक कहा, मास्टर, आपने अभी मुझे जो शारीरिक हरकत मार्शल कौशल सिखाया है 3000 थंडर मूवमेंट्स, क्या वह विंड एंड थंडर पवेलियन से नहीं है? इसे विंड एंड थंडर पवेलियन का रहस्य माना जाता है। क्या ये हो सकता है कि आप विंड एंड थंडर पवेलियन से हैं? हान यू ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। हान यू के सवाल को सुनकर गूहे 0 थंडर गॉड फ्लैश प्राप्त करने की अपनी खुशी से बाहर आ गया। ये लड़की हान यू सेंट्रल प्लेन से थी और उसके परिवार का शहर विंड एंड थंडर नॉर्दर्न पवेलियन के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने प्रतिष्ठित बॉडी मूवमेंट मार्शल कौशल 3000 थंडर मूवमेंट्स के बारे में सुना होगा। मैं विंड एंड थंडर पवेलियन से नहीं हूँ। 3000 थंडर मूवमेंट्स मार्शल कौशल मैंने सहयोग से हासिल किया था। गूहे ने खुलकर कहा, आह मास्टर, 3000 थंडर मूवमेंट्स विंड एंड थंडर पवेलियन का रहस्य है। यदि अन्य लोग इसका अभ्यास करते हैं और उन्हें पवन और वज्र मंडप के लोगों द्वारा खोजा जाता है, तो वे शायद। हान यू की आंखों में कुछ चिंता दिखाई दी। ठीक है, यदि आप चिंतित हैं तो आप इस मार्शल कौशल को एक तुरुप का पत्ता मान सकते हैं और केवल तभी इसका उपयोग कर सकते हैं जब आवश्यक हो। गूहे ने एक सुझाव दिया। उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही, बस एक पवन और वज्र मंडप। आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे शिष्य, क्योंकि ऐसा कहना उनके 2 शिष्यों को सीधे अपने स्वयं के साधना स्तर को प्रकट करने के बराबर होगा। यदि वे अपने साधना स्तरों के कारण अभिमानी हो गए तो यह अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए उनके लिए इस दुनिया के प्रति विस्मय की भावना विकसित करना अच्छा था। मैं याद रखूंगा गुरु। गूहे के सुझाव को सुनकर हान यू ने एक पल के लिए सोचा और फिर आराम किया, क्योंकि जब एक विकट स्थिति में ऐसे उन्नत मार्शल कौशल का उपयोग करने की बात आती है तो पवन और वज्र मंडप अब कोई मायने नहीं रखता। हान यू की स्वीकृति को देखकर गूहे बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हान यू को सांत्वना देने के बाद गूहे का दिमाग चला गया, तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गया। इस समय सिस्टम स्पेस में उसके भीतर कई झाग आकार का एक चांदी का गोला लटका हुआ था। क्या ये स्वर्ग श्रेणी का प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश था? शून्य में चांदी के गोले को देखते हुए गूहे की आंखों में उत्साह भर गया। इस चांदी के गोले के भीतर एक शक्ति थी जो गूहे को पूर्वज स्तर पर अपनी सफलता के बाद बहुत परिचित थी, अंतरिक्ष की शक्ति। अंतरिक्ष की शक्ति के अलावा इस चांदी के गोले में एक शक्तिशाली थंडर फोर्स भी थी। मुझे आश्चर्य है कि इस 0 थंडर गॉड फ्लैश का क्या प्रभाव है। उत्साह से भरे हुए गूहे ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, सीधे अपने मन में सोचा, सिस्टम 0 थंडर गॉड फ्लैश को निकालना शुरू करो। जिस क्षण गूहे के शब्द उसके दिमाग में पड़े, चांदी का गोला तुरंत एक तीर की तरह निकल गया, सीधे गूहे के शरीर में घुस गया। PS आज 14 तारीख है, इसलिए बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए अपडेट करने में देरी हो रही है। अध्याय 306 आत्मा जानवर नॉन ईदर स्पैरो। गूहे के शरीर में चांदी के प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गूहे के दिमाग में तुरंत बहुत सारी जानकारी उमड़ पड़ी। अनगिनत गहन साधना रहस्य चमक उठे, साथ ही मजबूत चांदी की ऊर्जा की किरणें भी गूहे के मांस और रक्त में एकीकृत हो गईं। कुछ ही क्षणों बाद गूहे की आंखें अचानक चांदी की हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर राजसी गड़गड़ाहट की हल्की आवाज गूंजने लगी। गूहे के शरीर में विसंगति ने तुरंत जी यान और हान यू का ध्यान आकर्षित किया। ऐसी भयानक गड़गड़ाहट वाली शक्ति, हान यू ने विस्मय में कहा। जी यान समान रूप से आश्चर्यचकित विस्मय में हौंफने लगी।
उसने भी इस गड़गड़ाहट वाली शक्ति को महसूस किया, लेकिन जो चीज उसे वास्तव में आश्चर्यचकित करती थी वह ये गड़गड़ाहट वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह बेहद परिचित थी, एक जन्मजात शक्ति। पूरे चांदी के प्रकाश क्षेत्र को अवशोषित करने के बाद गूही को पहले से ही शून्य थंडर फ्लैश की गहन समझ थी। हालांकि वह अपने चरम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन वह पहले से ही इसे लचीले ढंग से तैनात कर सकता था। शून्य थंडर फ्लैश का अभ्यास करने से शरीर को शून्य के माध्यम से शटल करने की एक शक्तिशाली क्षमता प्राप्त हुई। ये क्षमता प्राचीन शून्य ड्रैगन की जन्मजात प्रतिभा के समान बहुत अधिक मजबूत थी। गूही की वर्तमान साधना के साथ एक प्रारंभिक दूसेंट की स्थानिक नाकाबंदी भी उसकी गतिविधियों में बाधा नहीं डाल सकती थी। इसके अलावा शून्य थंडर फ्लैश का अभ्यास केवल इस क्षमता तक ही सीमित नहीं था। इसने गूही को सीधे असंख्य वज्रों में बदलने और थोड़े समय के भीतर शून्य के माध्यम से शटल करने की अनुमति दी। इनमें से प्रत्येक वज्र को गूही का असली शरीर माना जा सकता है। जब तक एक वज्र रहता, गूही अपने शरीर को फिर से बना सकता था। सुधार के बाद अन्य वज्रों से नुकसान पहुंचाए बिना तुरंत गायब हो जाते। एक गहरी सांस लेते हुए गूही ने धीरे धीरे इस भयानक मार्शल कौशल के सदमे से अपने होश में वापस आ गया। तुम दोनों क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारे गुरु ने कुछ नया हासिल किया है? गूही ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा, ये देखते हुए कि जियान और हान यू उसे घूर रहे थे। हाँ मास्टर, आपको अचानक कुछ नया मिल गया। गूही के बोलने के बाद जियान और हान यू ने बार बार सिर हिलाया। क्या अब आपके गुरु ज्यादा रहस्यमय और गहन लगते हैं? उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए गूही ने जानबूझकर मजाक के अंदाज में कहा। आह! गूही के शब्दों को सुनकर जियान और हान यू रुक गए, फिर पलटकर बोले, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। तुम दोनों का होना बहुत बेकार है, तुम कुछ अच्छा भी नहीं कह सकते। गूही ने थोड़ी निराशा के साथ अपना सिर हिलाया। आह! ये देखकर तेज तर्रार हान यू ने तुरंत कहा, गुरु, शिष्य का मतलब यह नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि गहन और रहस्यमय शब्द आपके लिए उपयुक्त नहीं लगता। उत्तम और उत्कृष्ट तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। हाँ, हान यू, तुम्हारी जबान बहुत मीठी है। हान यू के शब्द सुनकर गूही हंसा। अगले ही पल उसके हाथ में एक बैंगनी रंग का जानवर का अंडा दिखाई दिया, जिसे उसने हान यू को थमा दिया। ये बैंगनी जानवर का अंडा गूही ने जानवर वश में करने वाले संप्रदाय के खजाने की तिजोरी से प्राप्त किया था, जब उसने ब्लैक हॉर्न डोमेन में उनका सफाया कर दिया था। इतने लंबे समय तक इस जानवर के अंडे को अपने पास रखने के बाद गूही भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि जानवर वश में करने वाले संप्रदाय से इतना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये किस तरह का जानवर का अंडा था। गुरु, ये किस तरह का जानवर का अंडा है? गूही द्वारा सौंपे गए बैंगनी जानवर के अंडे को लेते हुए हान यू ने थोड़ी देर तक उसकी जांच करने के बाद उत्सुकता से पूछा। जैसे ही हान यू बोलने वाला था, गूही के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग! मेजबान ने छठे शिष्य हान यू को 9 रैंक का जानवर का अंडा उपहार में दिया है। बैंगनी दानव गिद्ध। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने के लिए बधाई। स्पिरिट बीस्ट 9 नेदर स्पैरो का अंडा प्राप्त करना। स्पिरिट बीस्ट 9 नेदर स्पैरो का अंडा सिस्टम स्पेस में जमा कर दिया गया है। कृपया जांच करें। मेजबान स्पिरिट बीस्ट 9 नेदर स्पैरो। सिस्टम ने जो लौटाया उसे सुनकर गूही बहुत हिल गया। स्पिरिट बीस्ट, यह विशाल दुनिया में प्रतीकों में से एक था। गूही को याद आया कि स्पिरिट बीस्ट के साथ अनुबंध करने के बाद कोई भी अपना जीवनकाल उसके साथ साझा कर सकता है। हालांकि दीर्घायु वह नहीं थी जिसकी गूही को सबसे अधिक परवाह थी। वह वास्तव में जिस चीज को महत्व देता था वह थी स्पिरिट बीस्ट की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता। इस समय हान यू की हैरान आवाज सुनकर गूही ने सिस्टम स्पेस में 9 नेदर स्पैरो अंडे की तुरंत जांच करने के विचार को खारिज कर दिया। चूंकि उसने पहले ही हान यू को बैंगनी जानवर का अंडा दे दिया था, सिस्टम के कार्य के लिए धन्यवाद। गूही पहले से ही उस बैंगनी जानवर के अंडे के बारे में कुछ जानकारी देख सकता था। 9वें दर्जे का जानवर बैंगनी दानव गिद्ध आमतौर पर अपने अंडों को सेने में 1000 साल लगाता था, इसलिए इस प्रजाति के बहुत कम लोग बचे थे। बेशक अगर इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा होती तो यह अपने अंडे सेने के समय को तेज कर सकता था। एक बार अंडे से निकलने के बाद इसमें 5वीं रैंक के जानवर की ताकत होगी। इसके अलावा कई मामलों में ये बड़ा होने के बाद ताकत में 9वीं रैंक तक पहुंच सकता है। गूही को एहसास हो गया कि हान यू को उपहार में दिया गया जानवर का अंडा फूटने से बहुत दूर नहीं था। हान यू, ये बैंगनी जानवर का अंडा 9वीं रैंक के जानवर बैंगनी दानव गिद्ध का अंडा है। जब तक आप इसे सेते हैं तब तक इसमें 5वीं रैंक के जानवर की ताकत होगी। भविष्य में आपके साथ लड़ने के लिए एक और साथी होगा, गूही ने समझाया। वाह, 9वीं रैंक के जानवर का अंडा! गूही के शब्दों को सुनकर हान यू ने एक बार फिर उत्साह से कहा। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा खुशी से भर गया था। उत्साह थोड़ा कम होने के बाद हान यू ने एक खुश भाव के साथ गूही को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद गुरु, अपने शिष्य को इतना कीमती उपहार देने के लिए। हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ बैंगनी क्रिस्टल स्रोत हैं। हर दिन जानवर के अंडे पर कुछ टिपकाओ और यह अपने हिची को तेज कर देगा। गूही ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, फिर अपनी स्थानिक अंगूठी से बैंगनी क्रिस्टल स्रोतों की कई बोतलें निकाली और उन्हें हान यू को सौंप दिया। मम्मा, पहले से ही इतने सारे उपहार प्राप्त करने के बाद हान यू को गूही के सामने उन्हें स्वीकार करने में असहजता महसूस नहीं हुई। उसने तुरंत साथ में बैंगनी क्रिस्टल स्रोतों की सभी बोतलें स्वीकार कर लीं। हान यू को पुरस्कृत करने के बाद गूही की नजर जियान पर गई और एक मुस्कान की झलक उसके होठों पर आ गई जब उसने चिढ़ाते हुए कहा, जियान, क्या तुम अपने गुरु से कुछ कहना चाहोगी? गूही के शब्दों को सुनकर जियान के नाजुक और गोरे चेहरे पर एक चिंताजनक भाव दिखाई दिया। गूही का इशारा पहले से ही बहुत स्पष्ट था, वह चाहता था कि जियान उसकी प्रशंसा हान यू की तरह करे। गूही की निगाहों के नीचे जियान ने अपने सिर के पीछे रगड़ा। काफी देर बाद उसने धीरे से एक बचकानी आवाज में कहा, गुरु, मुझे भी लगता है कि गहन और रहस्यमय आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। सम्मानित और शुद्ध बर्फ और जैक की तरह आपके लिए अधिक उपयुक्त है।
जियान के शब्दों को सुनकर बूही के माथे पर काली रेखाएं पड़ गईं। इस छोटी लड़की को शायद बस ये कुछ शब्द याद हैं, सम्मानित और शुद्ध, बर्फ और जैद की तरह। वह मुझे किस तरह का व्यक्ति समझती है। अध्याय 307 प्रशिक्षण कार्य निर्धारित करना। ये वे शब्द हैं जिनसे अकादमी के उन पुराने साथियों ने मास्टर की प्रशंसा की थी, जिन्हें मैंने चुपचाप नोट कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इसे गलत तरीके से याद किया हो, या शायद सम्मानित और शुद्ध, बर्फ और जैद की तरह वास्तव में किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा है। बूही की चुप्पी देखकर जियान ने मन ही मन खुद से कहा। फिर उसने अपना सिर अपने बगल में हान यू की ओर घुमाया और पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या ये दो वाक्यांश किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? जियान का सवाल सुनकर हान यू भी हैरान हो गई। फिर उसने धीरे से समझाया, जूनियर बहन, ये सभी शब्द काफी अच्छे हैं। सम्मानित और शुद्ध का मतलब है कि मास्टर का चरित्र महान और सम्मान के योग्य है, जबकि बर्फ और जैद की तरह मास्टर के महान और शुद्ध चरित्र को दर्शाता है। फिर मास्टर ने इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों की? जियान की गहरी आंखों में भ्रम भर गया, क्योंकि वह अपनी पोनीटेल के साथ छेड़छाड़ करती रही, कभी कभी बूही की ओर देखती। खांसी खांसी। दूर खड़ी दो छोटी लड़कियों की बड़बड़ाहट सुनकर बूही को पता चल गया कि उसने जियान द्वारा बताए गए बर्फ और जैद की तरह के अर्थ की गलत व्याख्या की है। इसलिए उसने 2 बार अपना गला साफ किया, अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी और धीरे से कहा, जियान, बहुत बढ़िया, ये दुर्लभ है कि तुम कुछ गहन शब्दों को याद रख सको। मास्टर बहुत प्रसन्न हैं। सच में? तो यह इसलिए है क्योंकि मैंने जो शब्द कहे थे वे गहन थे, इसलिए मास्टर ने इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सुनकर जियान में जो नुकसान की भावना पहले से थी, वह तुरंत उत्साह और खुशी में बदल गई। हे, मास्टर जो बर्फ और जैद की तरह शुद्ध है, उसे अब मुझे पुरस्कृत करना चाहिए। उत्साह के बाद जियान ने अपने कोमल सफेद हाथों को आपस में रगड़ा और मुस्कुराते हुए बूही की ओर चली गई। जियान के वर्तमान व्यवहार को पहले से बहुत अलग देखकर बूही के चेहरे पर एक असहाय कड़वी मुस्कान दिखाई दी। मास्टर, मैं तैयार हूँ। बूही के सामने खड़े होकर जियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। थोड़ी देर तक जियान की स्थिति की जांच करने के बाद बूही ने पाया कि उसके शरीर में दुखी हुई थोड़ा स्थिर था, जो संकेत दे रहा था कि उसकी शारीरिक शक्ति उसकी साधना प्रगति के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थी। ऐसा लगता है कि ऊर्जा का संचरण बहुत बार हुआ है और उसे अर्जित ऊर्जा को ठोस बनाने का समय नहीं मिला है। मुझे आश्चर्य है कि वह इस बार कितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकती है। जियान की स्थिति को महसूस करते हुए बूही ने अंदर से आह भरी। फिर बूही ने अपनी हथेली को फैलाया और धीरे से जियान के माथे पर रख दिया। सिस्टम 5वें शिष्य जियान को ऊर्जा संचारित करो। बूही की धीमी आवाज के साथ उसकी हथेली से जियान के शरीर में ऊर्जा का एक भयंकर उछाल आया। जियान और हान यू के बीच क्षेत्रों में विशाल अंतर के कारण दोनों में ऊर्जा संचरण की गति में स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण अंतर था। इस अपार ऊर्जा के तहत जियान का साधना क्षेत्र, जो 1 महीने से अधिक समय से स्थिर था, जल्दी से टूट गया। वह 5 सितारा दू सम्राट से सीधे 6 सितारा दू सम्राट के शिखर पर पहुंच गई और फिर तेजी से 6 सितारा दू सम्राट के शिखर पर पहुंच गई। अंत में वह सीधे 7 सितारा दू सम्राट बन गई। हालांकि इस बार जियान 2 सितारा स्तरों को तोड़ने के बाद पहले से ही बहुत पसीना बहा रही थी, स्पष्ट रूप से अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच गई थी और किसी भी अधिक ऊर्जा को स्वीकार करने में असमर्थ थी। बूहे, जो जियान की शारीरिक स्थिति पर बारीकी से ध्यान दे रहा था, ने तुरंत ऊर्जा के संचरण को काट दिया। उसी समय बूहे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग ने मेजबान को 5वें शिष्य जियान को 10 दिनों की साधना प्रदान करते हुए पाया। मेजबान को 27 साल की साधना प्राप्त करने के लिए 1000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने के लिए बधाई। नोट, ये 27 साल की साधना एक 5 स्टार डू वेनेरेट के अनुरूप है। 27 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है। होस्ट, कृपया जांच करें। साधना के 10 दिन, साधना के 27 साल वापस आए, पिछली बार से बहुत कम थे। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को सुनकर बूहे को पता था कि इस दर पर जैसे जैसे 10 दिन बीतते जाएंगे, जियान इस बार की तुलना में बहुत कम ऊर्जा अवशोषित कर पाएगा। तब तक खुद के पास वापस आए साधना और भी अधिक महत्वहीन हो जाएगी। अगर वह जियान की पिछली अवशोषण क्षमता को बहाल करना चाहता था, तो जियान को खुद कुछ प्रयास करने होंगे। हालांकि यह आलसी लड़की कब मेहनती बनेगी। जबकि बूहे ने सोचा, ऐसा लगा कि जियान को भी अपनी कुछ समस्याओं का एहसास हो गया था। उसके सिर के झुकने के साथ उसकी आंखों में एक अजीब रंग दिखाई दे रहा था, जो उसकी साधना को तोड़ने की खुशी से रहित था। जियान, तुम क्या सोच रहे हो? बूहे ने जियान के छोटे से सिर को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। मास्टर, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बूहे की पूछताछ सुनकर जियान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसका स्वर उदास था। छोटी सी 7 सितारा को सम्राट तक पहुंचने के बाद तुम खुश क्यों नहीं हो? बूहे ने धीरे से पूछा। मास्टर, मुझे लगता है कि मैं बिना किसी दबाव के बहुत सहज रही हूँ। बूहे के सवाल को सुनने के बाद थोड़ी देर तक झिझकने के बाद जियान ने आखिरकार अपने विचार व्यक्त किए। ओह, क्या तुम दबाव चाहते हो? ये जानते हुए कि जियान इस समस्या के बारे में खुद ही सोच सकती है, बूहे को बहुत राहत महसूस हुई। हाँ, जियान ने अपनी गहरी आंखें झपकाईं और भारी सिर हिलाया। फिर मास्टर तुम्हें एक कार्य देंगे। यदि तुम कार्य पूरा करने में विफल रहते हो, तो तुम्हें मास्टर की सजा स्वीकार करनी होगी। इसके विपरीत, यदि तुम कार्य पूरा कर सकते हो या उससे भी अधिक कर सकते हो, तो तुम्हें मास्टर का सुपर इनाम मिलेगा। बूहे ने धीरे से कहा। हालांकि जियान ने कहा कि वह दबाव चाहती थी, बूहे ने प्राचीन सम्राट की गुफा में आदिम प्राचीन ड्रैगन कबीले के फंसे होने की बात का कभी उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अगर उसे इसके बारे में पता होता तो ये सिर्फ दबाव से कहीं ज्यादा होता। जिस समय बूहे ने बोलना समाप्त किया, जियान की आंखों से जिज्ञासा की किरण निकली और उसने उत्सुकता से पूछा, सुपर इनाम, वह क्या है? तुम पहले ये क्यों नहीं पूछते कि कार्य क्या है? जियान की प्रतिक्रिया देखकर बूहे ने उसकी ओर आंखें घुमाई और निर्दयता से कहा,
हे मास्टर, आप मुझे पहले काम बताए, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे पूरा करूंगा। जियान मुस्कुराया। हान यू, यहाँ आओ। तुरंत जवाब देने के बजाय बूहे ने हान यू को इशारा किया। जल्द ही हान यू जियान के पास खड़ी हो गई। जियान, हान यू, आपके वर्तमान साधना के साथ आपको अब जियान अकादमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, बूहे ने धीरे से कहा। इसके बाद मास्टर आपको एक प्रशिक्षण कार्य सौंपेंगे। उम्मीद है कि यह आपकी साधना के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। हान यू, मुझे पहले आपके प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था करने दें। ये सुनकर चौकस हान यू ने तुरंत बूहे का मतलब समझ लिया और जान लिया कि वे जल्द ही जियान अकादमी छोड़ देंगे। मास्टर, कृपया कार्य सौंपें। हान यू के शांत व्यवहार को देखकर बूहे बहुत संतुष्ट हुए और धीरे से कहा, जियान अकादमी छोड़ने के बाद आपको केंद्रीय राज्य में जाने की जरूरत है। मेरे पास आपके लिए 3 आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले, जितनी जल्दी हो सके कुसम्राट क्षेत्र में प्रवेश करें। दूसरा, अगली क्वाड पवेलियन असेंबली में भाग लें और आपको फाइनल तक पहुंचना होगा। तीसरा, 3000 थंडर मूवमेंट को पूर्ण अवस्था तक विकसित करना। बहन, क्या तुम जियान अकादमी छोड़कर अकेले सेंट्रल स्टेज जा रही हो? जियान, जो प्रतिक्रिया करने में धीमा था, को अब इसका एहसास हुआ। अध्याय 308, निर्देश। अलविदा। बूहे अब हान यू को कार्य सौंप रहा था, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, जबकि जियान की प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक तीव्र लग रही थी। जियान के शब्दों को सुनकर बूहे ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और कहा, तुम इतनी चौंक क्यों रही हो? ये सिर्फ हान यू नहीं है, बल्कि बाद में तुम्हारा कार्य भी जियान अकादमी छोड़ने की आवश्यकता होगी। ओह, जियान समझ गया। बूहे द्वारा थपथपाए जाने पर जियान ने कमजोर प्रतिक्रिया देते हुए मुंह बनाया। हान यू की तरफ से बूहे द्वारा सौंपे गए 3 कार्यों को सुनने के बाद उसका मूड काफी जटिल हो गया। इन तीनों कार्यों में से प्रत्येक उसके लिए बेहद कठिन था। केवल पहले कार्य के लिए दू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में ही काफी समय लग सकता था। जहां तक दूसरे कार्य की बात है, 4 पवेलियन असेंबली में भाग लेना और फाइनल मैच तक पहुंचना, ये और भी चुनौतीपूर्ण था। पिछली सभाओं में ऐसे कई साथी थे जो 8 सितारा दू सम्राट या 9 सितारा दू सम्राट थे। जो फाइनल में पहुंच पाते थे वे उसी स्तर पर सर्वश्रेष्ठ होते थे। फाइनल में पहुंचने का मतलब था शीर्ष 8 में पहुंचना, जिसके लिए कम से कम 5 या 6 सितारा दू सम्राट की ताकत की आवश्यकता होती थी। बेशक ऐसा नहीं था कि हान यू अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, बल्कि पिछली सभाओं में भाग लेने वालों की तुलना में हान यू बहुत छोटी थी। अगर वह अगली सभा के बाद भी भाग लेती तो हान यू के पास अभी भी मौका हो सकता था। हालांकि इस बार 2 साल से भी कम समय बचा था। हान यू के लिए शीर्ष 8 में पहुंचना काफी मुश्किल होगा। तीसरे कार्य के लिए 3000 थंडर मूवमेंट को पूर्णता तक साधना, हान यू को भी बहुत आत्मविश्वास नहीं था। विंड थंडर पवेलियन की मार्शल आर्ट 3000 थंडर मूवमेंट बेहद जटिल थी। बूहे द्वारा दी गई अनेक अंतर्दृष्टियों के बावजूद पूर्णता प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। इन कार्यों के बारे में सोचते हुए हान यू के चेहरे पर कठिनाई का भाव दिखाई दिया। क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि कार्य बहुत कठिन है? हान यू के हाव भाव देखकर बूहे ने पूछा। गुरुजी, ये 3 कार्य वास्तव में आपके शिष्य को इन्हें पूरा करने में बहुत आत्मविश्वास नहीं है। हान यू ने अपने विचार व्यक्त करने से पहले संकोच किया। हान यू की बातें सुनकर बूहे ने पहले से ही इसके लिए योजना बना ली थी। उसने तुरंत कहा, उस स्थिति में चलो 4 मंडप सभा के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं। अगले 2 वर्षों में गुरु ऊर्जा संचारित करने के लिए 3 बार आपके स्थान पर आएंगे। जहां तक आप हर बार कितना अवशोषित कर सकते हैं, यह आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। 3 संचरण। ये सुनकर हान यू को अचानक दबाव में बहुत कमी महसूस हुई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह 100% आश्वस्त थी। यदि वह अपने शरीर को ठीक से संयमित नहीं करती तो वह हर बार जितनी ऊर्जा ग्रहण कर सकती थी वह कम हो जाती। गुरु, आपका शिष्य निश्चित रूप से कार्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। बस जब मैं केंद्रीय राज्य में जाऊंगा, गुरु आप मुझे कैसे ढूंढेंगे? हान यू ने सम्मानपूर्वक पूछा। केंद्रीय राज्य विशाल था और संपर्क के किसी विशेष साधन के बिना किसी को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। इसलिए हान यू के लिए यह संदेह उठाना सामान्य था। चूंकि मास्टर ने ऐसा कहा है, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से तैयारी कर ली है। यह जेड टोकन ले लो। हान यू के सवाल को सुनकर बूहे ने शांति से अपनी स्टोरेज रिंग से एक 0 जेड टोकन निकाला। क्या ये संचार जेड टोकन है? बूहे के हाथ में 0 जेड टोकन देखकर हान यू ने उत्सुकता से पूछा। ये संचार जेड टोकन जैसा ही है। जब आप ये टोकन लेंगे तो मास्टर आपकी स्थिति को भांप लेंगे, और अगर एक दिन आप जीवन या मृत्यु की किसी अप्रतिरोध्य स्थिति का सामना करते हैं तो बस टोकन को कुचल दें और मास्टर तुरंत आपके पास आ जाएंगे। इसलिए याद रखें, आपको इस टोकन को सुरक्षित रखना चाहिए। बूहे ने धैर्यपूर्वक समझाया। सिर्फ टोकन को कुचलने से मास्टर तुरंत मेरे पास आ जाएंगे। ये किस तरह की तकनीक है? बूहे की व्याख्या सुनकर हान यू का दिल बहुत कांप उठा। फिर उसने सावधानी से 0 जेड टोकन को अपने गले में लटका लिया। जियान, तुम भी एक ले लो। हान यू को 0 जेड टोकन देने के बाद बूहे ने एक और टोकन निकाला और उसे कुछ हद तक अनुपस्थित दिमाग वाले जियान को सौंप दिया। ओह, इस टोकन के महत्व को समझते हुए जियान ने भी गंभीरता से इसे स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया। जियान, मास्टर की तुम्हारे लिए केवल एक ही आवश्यकता है। सेंट्रल स्टेट में जाओ और इससे पहले कि तुम्हारी छोटी बहन विंड थंडर पवेलियन की सभा में भाग ले 7वें रैंक में कदम रखो। 7वें रैंक पर पहुंचने के बाद वापस आओ और मास्टर को खोजो। बूहे ने धीरे से कहा। ठीक है। उसके काम को सुनने के बाद जियान का मूड कुछ जटिल हो गया, लेकिन उसने भारी सिर हिलाया। अब जब काम सौंपे गए हैं तो खुद को तैयार कर लें। आज हम प्रस्थान करते हैं। मैं अकादमी के बुजुर्गों को उड़ते हुए जादुई जानवरों पर सवार करके आपको निकटतम स्थानिक वर्महोल तक ले जाऊंगा। बूहे ने धीरे से कहा। मास्टर, आपका शिष्य जियान अकादमी छोड़ने वाला है। कृपया अपना ख्याल रखें। मास्टर, जियान आपको याद करेगा।
बूही के अंतिम शब्द सुनकर हानियो और जियान दोनों की आंखें कुछ नम हो गई। उन्हें अलग होने में बहुत अनिच्छा महसूस हुई। मास्टर, फिर हम तैयारी करने चलते हैं। बूही को चुप और बिना बोले देखकर जियान और हानियो उसके पास से अपने कमरों की ओर चले गए। रुको। जैसे ही वे दोनों अपने कमरों में प्रवेश करने वाले थे, बूही अचानक मुड़े और उनकी ओर बढ़े और चलते चलते कहा, जियान, हानियो, अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बूही की बातें सुनकर जियान और हानियो रुक गए, फिर पीछे मुड़े। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। क्यों रो रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। उनके चेहरों पर आंसू देखकर बूही का दिल भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन इस समय उसे उदासीन भाव रखना पड़ा। अगले ही पल उसने उनमें से प्रत्येक को एक स्टोरेज रिंग दी, फिर वापस मुड़कर आंगन की ओर चल दिया। इस समय बूही के दिमाग में एक सूचना आई। डिंग, पता चला है कि मेजबान ने 5वें शिष्य जियान को एक साधारण स्टोरेज रिंग दी है, जिसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं हैं। कृपया वापसी के लिए 2 आइटम चुनें। इस बार सिस्टम से सूचना सुनने पर बूही ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह जियान और हानियो से दूर मुंह करके स्थिर खड़ा रहा और बोला, मास्टर ग्रैंड एल्डर से मिलने जा रहे हैं। तुम दोनों जल्दी से तैयारी करो। ऐसा कहने के बाद बूही की आकृति चमक उठी और जियान और हानियो की नजरों से ओझल हो गई। ... थोड़ी देर बाद बूही जियानान अकादमी के भीतर एक अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। एल्डर बूहे, क्या आप कुछ समय के लिए अकादमी छोड़ रहे हैं? बूही के इरादे सुनकर काले कपड़े पहने सुकियान कुछ हैरान हो गई। हाँ, न केवल मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैंने जियान और हानियो को प्रशिक्षण के लिए सेंट्रल स्टेट जाने का काम भी सौंपा है। बाद में मैं ग्रैंड एल्डर से उन्हें निकटतम स्थानिक वर्महोल तक ले जाने के लिए उड़ने वाले जादुई जानवरों की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। बूहे ने पुष्टि में सिर हिलाया। एल्डर बूहे, निश्चिंत रहें, मैं उन 2 छोटी लड़कियों को सेंट्रल स्टेट भेजने का ध्यान रखूंगा। मुझे आश्चर्य है कि आपको वापस आने में कितना समय लगेगा। बूही की बातें सुनने के बाद सुकियान ने कोई कारण नहीं पूछा, केवल अनिच्छा महसूस करते हुए पूछा कि बूही कब वापस आएगा। अधिकतम 2 साल। अगर वे दोनों छोटी लड़कियां समय से पहले अपने प्रशिक्षण कार्य पूरे कर ले तो समय स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। बूही ने उदासीनता से कहा। अध्याय 309, बोधी गोली, दानव ज्वाला तलवार, विषसंग खंडहर, लिटिल डॉक्टर अमर का पलायन। 1 घंटे बाद बूही पहले से ही ब्लैकलिन फ्रॉस्ट ड्रैगन की पीठ पर खड़ा था, जो जियानान साम्राज्य से 100 मील दूर आकाश में दिखाई दे रहा था। इस बार बूही अपने क्लोन के साथ जियानान साम्राज्य में लौट आया, क्योंकि उसे रानी मेडुसा के साथ आगामी नाटक के लिए अपने क्लोन की मदद की जरूरत थी। इस बीच उसने अभी भी ब्लैक हॉर्न डोमेन सोल हॉल की शाखा में रहने के लिए एक आत्मा क्लोन की व्यवस्था की, ताकि उसकी गतिविधियों का निरीक्षण किया जा सके। मास्टर, जब हम इस बार वापस लौटेंगे तो जियोजिन और अन्य लोग भी वापस आएंगे, है न? उड़ते हुए ब्लैकलिन फ्रॉस्ट ड्रैगन अचानक कुछ प्रत्याशा के साथ बोला। हम वापस लौटते ही जियोजिन से मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, बूही ने जवाब दिया। ये कहने के बाद बूही का दिमाग अचानक सिस्टम स्पेस में डूब गया। सिस्टम स्पेस के केंद्र में एक जानवर का अंडा तैर रहा था, जो लगभग एक फुटबॉल के आकार का था, जो पूरी तरह से काला था और उसमें रहस्यमय आभा का संकेत था। स्पिरिट बीस्ट 9 नेदर स्पैरो का अंडा 10 दिनों में फूटने वाला है। ये जानकारी देखकर बूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मूल रूप से वह चिंतित था कि 9 रंग के दानव गिद्ध के अंडे के फूटने का समय अप्रत्यक्ष रूप से 9 नेदर स्पैरो के अंडे के फूटने के समय को प्रभावित करेगा। अब ये जानते हुए कि 9 नेदर स्पैरो 10 दिनों में स्वाभाविक रूप से फूटेगा, उसे बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर तक 9 नेदर स्पैरो के अंडे को देखने के बाद बूही का मन धीरे धीरे उसके बगल में तैर रहे 2 बैंगनी ऊर्जा द्रव्यमानों की ओर चला गया। ये 2 ऊर्जा द्रव्यमान उस समय से वापस की गई साधना थी जब उसने इसे जियान और हानियो को दिया था। अगले ही पल बूही का मन चला गया और उसने 2 बैंगनी ऊर्जा द्रव्यमानों में से छोटे को सीधे निकालकर उसे परिष्कृत किया। सिर्फ आधे घंटे में बूही की साधना 5 साल और बढ़ गई। हालांकि साधना के इन 5 सालों ने उसके शरीर में कोई खास हलचल नहीं पैदा की। बूही इसके लिए लंबे समय से तैयार था। डू सम्राट क्षेत्र में पहुंचने के बाद प्रत्येक स्टार स्तर को पार करना बेहद मुश्किल था। कुछ लोग 100 साल तक एकांतवास के बाद भी एक भी स्टार स्तर को पार नहीं कर पाते। बूही पहले से ही एक राक्षसी प्रतिभा थे, जो इतने कम समय में 1 स्टार डू सम्राट से 5 स्टार डू सम्राट के शिखर तक पहुंचने में सक्षम थे। अपना सिर हिलाते हुए बूही को अभी जियान को दिए गए आइटम और आइटम वापस करने के 2 अवसर याद आ गए। सिस्टम इंटरफेस खोलते हुए बूही ने एक ज़ोन ब्रेकर थ्रू पिल और एक 7वें दर्जे का राक्षसी कोर हथियार फ्लेम रनिंग स्वॉर्ड चुना। डिंग, मेजबान ने वापसी के लिए एक ज़ोन ब्रेकर थ्रू पिल और 7वीं रैंक का राक्षसी कोर हथियार फ्लेम रनिंग स्वॉर्ड चुना है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न पाने, एक बोधी पिल, एक 8वीं ग्रेड की पिल और एक 9वीं रैंक का राक्षसी कोर हथियार डेमन फ्लेम स्वॉर्ड पाने के लिए बधाई। बोधी पिल, एक 8वीं ग्रेड की पिल। सिस्टम के संकेत को सुनकर बूही का दिमाग तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गया। इस समय सिस्टम स्पेस में एक ड्रैगन के आकार का एक छोटा सफेद जानवर दिखाई दिया, जो एक तेज औषधीय सुगंध उत्सर्जित कर रहा था। ये सफेद ड्रैगन के आकार का जानवर 9 रंगों की गड़गड़ाहट का अनुभव करने के बाद बोधी पिल द्वारा स्वाभाविक रूप से बनाया गया था। इसका प्रभाव संत स्तर तक पहुंचने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता है, जब एक शीर्ष स्तर 9 टन डू संत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। सिर्फ इस गोली से शायद डूक्यूई महाद्वीप पर तूफान आ जाए, जिससे अनगिनत शीर्ष स्तर के 9 मोड़ वाले डू संत इसके लिए होड़ लगा दें। दुर्भाग्य से बूहे को इस समय इस गोली की जरूरत नहीं थी। बोधी गोली को देखने के बाद बूही की नजर उसके बगल में तैरती काली ज्वाला वाली काली तलवार पर गई। ये काली ज्वाला, इसकी शक्ति लगभग ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला के बराबर है। काली तलवार से निकलने वाली घनी काली लिपटों को महसूस करते हुए बूही ने अंदर से आह भरी, फिर जल्दी से दानव ज्वाला तलवार के परिचय की जांच की। दानव ज्वाला तलवार, इसका मुख्य शरीर विभिन्न अत्यंत कीमती सामग्रियों के साथ मिश्रित तारों वाले उल्कापिंड से बना है। ये 9वें दर्जे के राक्षसी जानवर ज्वाला शेर के राक्षसी कोर से जुड़ा हुआ है।
राक्षसी कोर में ज्वाला शेर की जन्मजात आग होती है। दानव ज्वाला तलवार के परिचय को देखते हुए बूहे को अचानक एहसास हुआ, हे मिंग, चलो पहले टैगोर रेगिस्तान के किनारे पर स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर चलते हैं। ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेट पायथन को निर्देश देते हुए बूहे क्रॉस लेक बैठ गया, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली और शून्य थंडर गॉड फ्लैश, एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय रैंक वाले दो कौशल पर विचार करना शुरू कर दिया। उसी समय चुयू साम्राज्य में गिरे हुए जंगल में सेंटुल्का के खंडहरों पर एक पतली आकृति अचानक खंडहर के केंद्र के करीब एक हरे रंग की झील से खंडहर से बाहर उड़ गई। एव, कितना घिनौना। हरी झील से निकलते हुए ज़ियाई जियान किनारे पर खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लगातार उल्टी हो रही थी। इस खंडहर का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। ज़ियाई जियान लंबे समय से अंदर की खोज कर रही थी और उसने अभी तक किनारों को नहीं देखा था। 2 घंटे पहले वह अभी जहरीले आदिम जंगल से बाहर निकली थी। रास्ते में उसे कोई मानव आकृति नहीं मिली थी, नहीं उसने किसी को देखा था, उसे मानव अस्तित्व के किसी भी निशान का पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक वास्तविक आदिम दुनिया में प्रवेश कर गई हो। आदिम जंगल से निकलने के ठीक 2 घंटे बाद वह माँ देवान और उसके समूह से टकरा गई। समूह के नेता ज़ियाई जियान को देखकर डुहुआन के पावर हाउस और मास्टर लियू ने तुरंत उसे अपने पीछे अन्य लोगों के साथ पकड़ना चाहा। सौभाग्य से जैसे ही ज़ियाई जियान और मास्टर लियू द्वारा पकड़े जाने वाली थी, उसने घबराहट में इस विशाल हरे झील को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के गहरे हरे पानी में कूद गई। जहर से भरी इस हरी झील ने ओल्ड मास्टर लियू को, जो आदिम जंगल में कई बार पीड़ित थे, भयभीत कर दिया, इसलिए उन्होंने आगे पीछा नहीं किया। जब ज़ियाई जियान हरे पानी में गहरे तैर रही थी तो उसने अनजाने में नीचे देखा और एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। हरी झील की तल पर कीचड़ का कोई निशान नहीं था, इसके बजाय अनगिनत शव थे। इन शवों पर ज्यादातर मांस सड़कर नर्म अवस्था में आ गया था। पानी के बहाव में पहले से अलग हो चुकी त्वचा फट गई और नर्म सड़ा हुआ मांस बह गया, जिससे ज़ियाई जियान की नजर में कई भयानक अंग सामने आ गए। इसके अलावा झील के तल पर सड़ी हुई लाशें एक अवर्णनीय बदबू छोड़ती रहीं। ऐसे माहौल में ज़ियाई जियान लगभग बेहोश हो गई, लेकिन अपने पीछे मौजूद मजबूत दुश्मन के बारे में सोचते हुए ज़ियाई जियान ने अपने दांत पीस लिए और मतली को सहन करते हुए किनारे पर लौटने से पहले लगभग 2 घंटे तक झील के तल पर तैरती रही। कौन इतना क्रूर हो सकता है कि लाखों लोगों को इस जहरीली झील में फेंक दे। इस समय थोड़ी देर तक उल्टी करने के बाद मतली से उबरने के बाद ज़ियाई जियान ने धीरे से कहा, इस अत्याचार के अपराधी के प्रति घृणा की तीव्र भावना महसूस करते हुए। अध्याय 310 विशैली संप्रदाय का स्वामी। अवशेषों में बर्बाद शहर। ठीक होने के बाद ज़ियाई जियान ने अपने आसपास का आकलन करना शुरू किया। वर्तमान में वह एक नंगे विशाल पत्थर की पटिया पर खड़ी थी, उसके पीछे अभी भी असीम हरी झील थी और आगे एक चट्टानी पहाड़ था जिसमें कोई वनस्पति नहीं थी। मुझे वास्तव में इस शापित जगह पर नहीं आना चाहिए था। ज़ियाई जियान अभी भी झील की तल पर दृश्य से बहुत परेशान थी। खुद से बड़बड़ाने के बाद ज़ियाई जियान की स्पष्ट आंखें अचानक बंजर पहाड़ की चोटी की ओर देखने लगी। हालांकि वहां किसी भी जीवित प्राणी के कोई संकेत नहीं थे, फिर भी वह सतर्क रही। रास्ते में अगर वह अपने विशैले शरीर के लिए नहीं होती तो वह शायद आदिम जंगल से बच नहीं पाती। उस जंगल में अधिकांश जहर उस स्तर तक पहुंच गए थे जहां वे डुहुआन पावर हाउस को खतरे में डाल सकते थे। हालांकि ये जहर जानवरों से काफी अलग थे। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें जानवरों में पाई जाने वाली जोरदार ताकत नहीं थी। इस वजह से ज़ियाई जियान ने आदिम जंगल से गुजरने के बाद कई मूल्यवान जहरीले कीड़े और पौधे एकत्र किए थे। उनमें से एक छोटे से हिस्से को निगलने से ज़ियाई जियान की साधना 1 सितारा डूकिंग से 3 सितारा डूकिंग में बदल गई थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ माँ देवान और उसके समूह का सामना करने से उन्हें केवल भागने की ओर ले जाएगा। यदि उच्च स्तरीय डुहुआन पावर हाउस और मास्टर लियू की उपस्थिति नहीं होती तो ज़ियाई जियान ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचती। उसके बैंगनी पंख अचानक उसके पीछे फैल गए और ज़ियाई जियान की पतली आकृति धीरे धीरे आकाश में चढ़ गई, चट्टानी पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गई। जल्द ही ज़ियाई जियान की आकृति पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। आगे देखते हुए वह अभी भी बिना किसी वनस्पति के अंतहीन बंजर पहाड़ देख सकती थी। अगर ज़ियाई जियान इस खंडहर के पूरे स्वरूप को देख पाती तो उसे पता चलता कि वह हरी झील जिससे वह पहले गुजरी थी और बंजर पहाड़ जो उसने अब देखे, तीनों इलाके एक वलय संरचना बनाते हैं। आदिम घास के मैदान और जंगल इस खंडहर की सबसे बाहरी परतें थी। बेहद चौड़ी हरी झील बंजर पहाड़ों को आदिम जंगल से पूरी तरह अलग करती थी। यहाँ पहुंचते ही ज़ियाई जियान की गति आदिम जंगल में रहने की तुलना में बहुत तेज थी। कुछ ही समय में वह बंजर पहाड़ों के समूह में दसियों मील उड़ गई थी। हालांकि इस समय उसने अचानक कुछ ही दूरी पर एक तेज आवाज सुनी जिसके साथ डुकी हुई का एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव था। लोग हैं। इस हरकत को भांपते हुए ज़ियाई जियान ने तुरंत खुद को जमीन पर छिपा लिया और सोचने लगी, ऐसी जगह पर कौन लड़ रहा होगा। अगले ही पल ज़ियाई जियान की नजर में एक हरे रंग की आकृति दिखाई दी। हरे रंग की आकृति के बगल में 9 विशैली नीलामी का मोटा आदमी खड़ा था, जिसका सामना ज़ियाई जियान ने पहले भी किया था। विशैली संप्रदाय का मास्टर हुआंग दहाई। वह यहाँ कैसे आ गया और हरे रंग के लिबादे में कौन व्यक्ति है? ज़ियाई जियान ने असमंजस में खुद से कहा। जैसे ही ज़ियाई जियान संदेह से भर गई, दूर आसमान से एक जोरदार हंसी आई। हाँ भाई हुआ, कुछ साल हो गए हैं, तब से तुम्हारी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। ज़ियाई जियान इस अचानक हंसी से बहुत परिचित थी। ये वो हंसी थी जिसने उसे पहले हरी झील में जाने के लिए मजबूर किया था। बूढ़ा राक्षस लियो। हंसी की दिशा का अनुसरण करते हुए ज़ियाई जियान ने दूरी में बूढ़े राक्षस लियो के साथ साथ माँ देवान और अन्य लोगों की आकृतियां देखी। ये वास्तव में वही है। बूढ़े राक्षस लियो को देखकर ज़ियाई जियान जल्दी से 2 विशाल चट्टानों के बीच छिप गई। दूर आकाश में बूढ़े राक्षस लियो के शब्दों को सुनकर हरे रंग के लिबादे में व्यक्ति ने सूखी हंसी हंसी और कहा, हाँ बूढ़े राक्षस लियो, तुम भी बुरे नहीं हो। आपकी साधना पहले की तुलना में 1 और स्टार से बेहतर हुई है।
अध्याय 310 विशैली संप्रदाय के गुरु। अवशेषों में बर्बाद शहर। अभिवादन के बाद लियू रुलोंग की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, भाई हुआ, इस खंडहर का स्थान इतना छिपा हुआ है और कोई संकेत नहीं मिला है। आपको ये खबर कैसे मिली? हाँ, लियू रुलोंग, ये सब आपके लोगों की बदौलत है, अन्यथा मुझे कैसे पता चलता कि ऐसी दूरस्थ जगह पर एक प्राचीन अवशेष होगा। लियू रुलोंग के अशुभ स्वर को सुनने के बावजूद हरे रंग के लहजे में आदमी बेफिक्र रहा और हल्के से हंसा। मेरे लोगों ने तुम्हें बताया। हरे रंग के लिबादे वाले आदमी की प्रतिक्रिया सुनकर लियू रुलोंग की निगाहें और भी गहरी हो गईं। इस बीच लियू रुलोंग के पीछे ही माँ दयुआन पसीने से तरबतर हो रहा था। लियू लाओ, मैंने इस मामले के बारे में किसी और को बिल्कुल नहीं बताया है, आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, माँ दयुआन ने बेचैनी से समझाया। इस समय माँ दयुआन की व्याख्या सुनकर लियू रुलोंग के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि जैसे ही वह अपनी आभा को बाहर निकालने वाला था, उसके पीछे खड़े अन्य 5 लोग भी बोल पड़े। लियू लाओ, मैं वॉन्गजिंग कसम खाता हूँ कि मैंने कोई जानकारी लीक नहीं की है। लियू लाओ, मैं हूँ यूनिफिक भी कसम खाता हूँ। मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और मुझे कभी किसी और को ये खबर बताने का मौका नहीं मिला। आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मास्टर, आप जानते हैं मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहा हूँ। इन शब्दों को सुनने के बाद माँ दयुआन से निपटने के लिए रुलोंग के इरादे तुरंत दब गए। हुआन, अब और कलह फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आपको जानकारी कहीं से भी मिली हो, आज केवल मेरे विशैले संप्रदाय के लोग ही इस प्राचीन शहर में प्रवेश कर सकते हैं। लियू रुलोंग ने अचानक जोर से चिल्लाया। हरे रंग के लिबादे वाले व्यक्ति को उसका संबोधन पहले किसने ही भाई हुआ से बदलकर उसके नाम में बदल गया। क्या ये हो सकता है कि आसपास कोई प्राचीन शहर हो? कुछ ही दूरी पर विशाल चट्टानों के बीच छिपे हुए ज़ियाओ यीजियान ने तुरंत उनकी बातचीत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। इसलिए जब विशैली संप्रदाय और जहरीले संप्रदाय एक दूसरे का सामना कर रहे थे, ज़ियाओ यीजियान की आकृति चुपचाप दाईं ओर बढ़ने लगी। ... हे, तो देखते हैं कि तुम कितने सक्षम हो। लियू रुलोंग के ये शब्द कहने के बाद हुआन ने उपहास किया। लियू रुलोंग 7 सितारा डू सम्राट था, जबकि हुआन, हालांकि साधना क्षेत्र के मामले में 1 सितारा कमजोर था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा। ये कहने के बाद हुआन ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक चांदी का 2 नुकीला भाला निकाला। भाले से निकलने वाली भव्य आभा से पता चला कि यह 6ठी श्रेणी का जादुई कोर हथियार था। तस्क हुआन, चूंकि तुमने अपनी 6ठी श्रेणी का जादुई कोर हथियार जल्दी से निकाल लिया है, इसलिए मैं लियू रुलोंग भी पीछे नहीं रह सकता। जैसे ही उसने बात की, लियू रुलोंग ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक शुद्ध सफेद छड़ी भी निकाली। इस छड़ी की शक्ल किसी रहस्यमय जानवर की टांग की हड्डी से बनी हुई लग रही थी, जो इसे बहुत ही रहस्यमय रूप दे रही थी। तुम लोग पीछे रहो और हुआंग दहाई पर नजर रखो, उसे भागने मत दो। सफेद हड्डी की छड़ी निकालने के बाद लियू रुलोंग ने अपने बगल के लोगों को धीमी आवाज में निर्देश दिया। हाँ, लियू लाओ। लियू रुलोंग के शब्दों को सुनकर फुमिचेंग के 4 महान डू सम्राट, साथ ही विशैली संप्रदाय के 2 बुजुर्ग तितर-बितर हो गए। हुआंग दहाई, हुआन के बगल में, ने भी ऐसा ही किया। जल्द ही केवल लियू रुलोंग और हुआन, 2 डू सम्राट शक्तिशाली, आकाश में रह गए। अध्याय का अंत। अध्याय 311 हुआन की बांह कट गई। प्राचीन शहर में प्रवेश। बूम बूम, दूर आसमान में चमकदार हरे और काले प्रकाश समूह लगातार टकरा रहे थे, जिससे आसमान से भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव की लहरें निकल रही थी। डू सम्राट विशेषज्ञों के बीच टकराव ने उन सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया जिन्होंने इन तरंगों को महसूस किया था। दूसरी तरफ हुआंग दहाई को 6 डू किंग विशेषज्ञों द्वारा देखा जा रहा था। भले ही वह 8 सितारा डू किंग के साधना स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर लड़ाई छिड़ गई तो उसे निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय एक छोटी सी सफेद आकृति पहले ही वान डू संप्रदाय और मोडू संप्रदाय के लोगों को पार कर युद्ध के मैदान के दाईं ओर पहुंच चुकी थी। जैसे ही जियो यीजियान एक थोड़े ऊंचे गंजे पहाड़ पर चढ़ी, उसकी नजर के अंत में एक बेहद शानदार प्राचीन शहर दिखाई दिया। इस प्राचीन शहर का क्षेत्र क्लाउड साम्राज्य के रुमिचेंग से कम 100 गुना बड़ा था। ऐसा लगता है कि यह प्राचीन शहर इस अवशेष का असली केंद्र है। विशाल शहर को देखकर ज़ियाओ यीजियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल ज़ियाओ यीजियान अपनी गति तेज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और दर्जनों मीटर ऊंची शहर की दीवार की ओर बढ़ गई। ... अरे, यह अजीब सी छोटी लड़की है, वह वास्तव में यहाँ भी आई थी। दूर आसमान में लियू रुलोंग, जो हुआन से जमकर लड़ रहा था, ने अचानक जमीन पर तेजी से दौड़ती हुई सफेद आकृति को देखा और कुछ आश्चर्य से सोचा, माँ दयुआन, अब आपको हुआंग दहाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ और उस छोटी सी जहरीली लड़की को रोको। लियू रुलोंग ने प्रतिक्रिया देने के बाद जल्दी से माँ दयुआन को चिल्लाया। लियू रुलोंग की याद दिलाने पर माँ दयुआन और उनकी टीम तुरंत ज़ियाओ यीजियान की ओर चल पड़ी। हुआन की तरफ से लियू रुलोंग के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए एक चांदी का भाला लियू रुलोंग के चेहरे पर बहुत ताकत से वार किया। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ उनकी लड़ाई के आसपास का स्थान मुड़ गया और आकाश में एक चमकदार प्रकाश समूह दिखाई दिया। जल्दबाजी में लियू रुलोंग ने हुआन के शक्तिशाली प्रहार को रोकने के लिए अपनी हड्डी की छड़ी घुमाई, जिससे उसे कुछ नुकसान हुआ। हालांकि इस समय उसे अपनी चोटों की परवाह नहीं थी, उसका दिमाग अभी भी दूरी पर जियो यीजियान पर केंद्रित था। छोटी जहर लड़की। एक सफल प्रहार करने के बाद हुआन ने सोचा कि लियू रुलोंग ने अभी क्या कहा था और उसने जमीन पर तेजी से चलती सफेद आकृति को भी देखा। वह पहले से ही इस छोटी जहर लड़की में रुचि रखता था, उसे एक शिष्य के रूप में लेने के बारे में सोच रहा था। इसलिए वान डू संप्रदाय के क्षेत्र में उसके प्रकट होने की खबर सुनकर उसने तुरंत हुआंग दहाई को उसे खोजने और वापस लाने के लिए भेजा। हाँ, मेरा भावी शिष्य वास्तव में उत्कृष्ट है। जियो यीजियान को प्राचीन शहर की ओर बढ़ते देखकर हुआन ने न केवल कोई जल्दबाजी दिखाई बल्कि मुस्कुराया भी। ... अरे, मुझे खोज लिया गया।
माँ दयुवान और उसकी टीम के पीछा करने की आवाज को जियाओ जियान ने तुरंत नोटिस किया। चूंकि वह पहले ही उजागर हो चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जमीन पर दौड़ने में समय बर्बाद नहीं करेगी। अगले ही पल उसकी पीठ से 2 बड़े हरे डूक्यूपंख निकले जो प्राचीन शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उसी समय हुआन दहाई भी माँ दयुवान की टीम के साथ प्राचीन शहर की ओर चल पड़ा। जियाओ जियान को उड़ते हुए देखकर लियू रुलोंग का दिल दहल गया। उसका चेहरा खतरनाक तरीके से मुड़ गया और उसने हुआन को धमकी दी, हुआन, क्या तुम नहीं देखती कि लिटिल पॉइजन गर्ल प्राचीन शहर की ओर बढ़ रही है? अगर तुम मुझसे उलझती रही तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। बूढ़ी औरत, तुम्हारे शब्द बहुत घमंडी हैं। हुआ देखना चाहती है कि तुम कितनी निर्दयी हो सकती हो। हुआन ने लियू रुलोंग की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। इस समय उसका एकमात्र विचार लियू रुलोंग को रोकना था। हुआन को उसकी धमकी से अप्रभावित देखकर लियू रुलोंग की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। ये तुम ही हो जो मौत को दावत दे रही हो, मुझे दोष मत दो। लियू रुलोंग ने हुआन से क्रूरता से कहा। जैसे ही उसने अपने डूक्यूपंख फुफड़ाए और तेजी से हुआन के पास पहुंचा। धमाका, हवा में हुआन और लियू रुलोंग के बीच एक और भयंकर टकराव के बाद दोनों फिर से तेजी से अलग हो गए। मर जाओ। जैसे ही वे अलग हुए, लियू रुलोंग ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में सफेद हड्डी के डंडे से एक अंगूठे के आकार का जेड जैसा सफेद कीड़ा अचानक बाहर निकल आया। ये कीड़ा एक साधारण कैटरपिलर जैसा दिख रहा था, लेकिन घने अंगों से ढका हुआ था। लियू रुलोंग द्वारा नियंत्रित सफेद कीड़ा हुआन की ओर तेजी से बढ़ा। सिजल, चौंककर हुआन को अंगूठे के आकार के सफेद कीड़े ने मारा, जिसने उसकी रुकी हुई अवरोध को तोड़ दिया और उसकी बाईं कलाई पर एक पिन्होल के आकार का खून का घाव छोड़ दिया। घाव के आसपास की त्वचा तुरंत बैंगनी हो गई। हिस विसंगति को महसूस करते हुए हुआन ने अपना हाथ घुमाया, जिससे रुकी हुई की एक लहर निकली जिसने सफेद कीड़े के शरीर को चकनाचूर कर दिया। हालांकि जब उसने अपने हाथ में परिवर्तन देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। हाँ, भाई हुआ, एक बार जब आप सेंटीपीड मैगोट द्वारा जहर खा लेते हैं तो एक चोटी का डू सम्राट भी इसके घातक विष का विरोध नहीं कर सकता। लियू रुलोंग हुआन को सेंटीपीड मैगोट द्वारा काटे जाने पर दिल खोलकर हंसा। सेंटीपीड मैगोट एक छठी श्रेणी का जहरीला जीव है जिसका जहर एक साधारण डू सम्राट को धूपबत्ती के आधे समय में मार सकता है। अपनी कलाई से अपने शरीर के बाकी हिस्सों में तेजी से जहर फैलते देखकर हुआन की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। अगले ही पल हुआन ने अपना चांदी का भाला हटा दिया। उसके दाहिने हाथ ने एक तेज झुकी हुई ब्लेड बनाया, जिसका इस्तेमाल उसने अपने बाएं हाथ पर किया। उफ, हवा में खून की धुंध के साथ हुआन ने एक दबी हुई कराह निकाली क्योंकि उसका काटा हुआ बायां हाथ आसमान से जमीन पर गिर गया। हुआन को निर्णायक रूप से अपना हाथ काटते हुए देखकर लियू रुलोंग पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर वह फिर से हंसा। हा, भाई हुआ, तुम वास्तव में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो, इतने निर्णायक। लेकिन अब जब तुमने एक हाथ को दिया है तो मुझे संदेह है कि तुम अपना भाला भी स्थिर रूप से पकड़ पाओगे। चलो देखते हैं अब तुम मुझे कैसे रोकते हो। लियू रुलोंग ने हुआन को तिरस्कार से देखा, जिसका चेहरा पीला था। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और प्राचीन शहर की ओर चल पड़ा। इस समय माँ दयुवान और उसकी टीम ने ऊंची शहर की दीवार के पार जियाओ जियान का पीछा किया था। हालांकि जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, जियाओ जियान ने ग्रे गैस के विस्फोट से उन्हें पीछे हटा दिया। प्राचीन शहर की चौड़ी सड़कों के अंदर जियाओ जियान ने कोई अन्य जीवित व्यक्ति नहीं देखा, केवल अंतहीन उजाड़ और सन्नाटा। ग्रीन वाटर लेक की तल पर 10,000 लाशें इस प्राचीन शहर के मूल निवासी होने चाहिए। अध्याय 312, 10,000 जहर वाला दलदल। ये छोटी जहर वाली लड़की इतनी तेजी से बड़ी हो गई है, अगर उसे कुछ और साल दिए जाएं तो मुझे डर है कि पूरे क्लाउड साम्राज्य में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। शहर की दीवार पर माँ दयुवान और उसके आदमी, जो जियाओ जियान के आकस्मिक हमले से पीछे हट गए थे, बेहद हैरान थे। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय पहले जियाओ जियान अभी तक डुकिंग नहीं बनी थी। जब माँ दयुवान ने अवशेष में डुकिंग के लिए उसकी सफलता की खोज की तो वह थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह 6 अनुभवी डुकिंग विशेषज्ञों को आसानी से पीछे हटा सकती है। तुम बेकार मूर्ख हो, तुम एक छोटी लड़की को भी नहीं पकड़ सकते। माँ दयुवान और उसके आदमियों को शहर की दीवार पर बिना अंदर गए खड़े देखकर लियू रुलोंग, जो दूर से आए थे, ने गुस्से में उन्हें डांटा। लियू रुलोंग की फटकार सुनकर माँ दयुवान और उसके आदमियों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और दूरी पर हुआन को देखा, जिसका एक हाथ गायब था। उनके दिलों में बहुत उलझन थी। अप्रत्याशित रूप से बूढ़ा राक्षस लियू इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसने बूढ़े राक्षस हुआ को इतनी जल्दी हरा दिया। माँ दयुवान अच्छी तरह से जानता था कि लियू रुलोंग के क्रूर स्वभाव के साथ अगर हुआन को हराया गया तो वे अपना मूल्य खो देंगे। इस समय अगर उन्होंने लियू रुलोंग को नाराज किया तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। संप्रदाय गुरु, कुछ ही दूरी पर हुआन दहाई ने भी हुआन की हालत देखी। उसने तुरंत वर्तमान स्थिति में रुचि खो दी और लियू रुलोंग को बाईपास करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए हुआन की ओर बढ़ गया। जल्द ही सभी की निगाहों के सामने काले लिबादे पहने लियू रुलोंग गंभीर चेहरे के साथ शहर के टॉवर पर पहुंच गया। छोटी जहरीली लड़की कहाँ है? लियू रुलोंग की आंखें समूह पर घूम गई और वह कठोर रूप से चिल्लाया। जब लियू रुलोंग ने बोलना समाप्त किया तो माँ दयुवान को बहुत घबराहट हुई, लेकिन उसने जबरन चुप रहना चाहा। बूढ़ी लियू, उस छोटी सी जहरीली लड़की ने हमें रोकने के लिए बहुत ही जहरीली ग्रे गैस का इस्तेमाल किया। गैस खत्म होने के बाद हम उसे फिर कभी नहीं देख पाए, वांगजिंग ने कांपते हुए कहा। मूर्ख, वांगजिंग को पहले बोलते देख माँ दयावान ने अंदर ही अंदर आह भरी। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही पल एक मुरझाया हुआ हाथ वांगजिंग की गर्दन को पकड़ लेता है और शक्तिशाली डुक्यूई की एक लहर वांगजिंग के गले को कुचल देती है, जिससे उसका शरीर ऊंचे शहर के टॉवर से नीचे गिर जाता है। बेकार कचरा, तुम्हें इधर उधर रखने की कोई जरूरत नहीं है। वांगजिंग को मारने के बाद लियू रुलोंग के चेहरे पर गुस्सा आखिरकार थोड़ा कम हो गया। लियू रुलोंग को बिना किसी चेतावनी के वांगजिंग को मारते देख बाकी लोग डर गए। उन्हें डर था कि अगला नंबर उनका होगा।
बूढ़े लियू, मेरा मानना है कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात प्राचीन शहर में खजाने को खोजना है। हम छोटी जहर वाली लड़की से बाद में निपट सकते हैं। माँ दयावान ने अचानक लियू रुलोंग से सम्मानपूर्वक कहा। हमें पहले शहर के खजाने की खोज करनी चाहिए। तुम मेरे साथ आओ। माँ दयावान के सुझाव को सुनकर लियू रुलोंग ने सिर हिलाया, फिर अपनी आस्तीन लहराए और विशाल शहर के ऊपर हवा में उड़ गया। ये प्राचीन शहर बहुत बड़ा था। अगर लियू रुलोंग और उसके आदमियों ने पहले से ही पता नहीं लगाया होता और पुष्टि नहीं की होती कि कोई भी जीवित नहीं बचा है, तो वे शहर के ऊपर इतनी लापरवाही से उड़ने की हिम्मत नहीं करते। इतने बड़े प्राचीन शहर में प्राचीन काल में कम से कम 10 लाख लोग यहाँ रहते होंगे। वे सब कहाँ गए? जैसे ही वे उड़े, लियू रुलोंग और उसके आदमी एक ही बात पर आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाए। आधे घंटे से ज्यादा उड़ने के बाद लियू रुलोंग की नजर में शहर की दीवारों से भी ऊंची सफेद दीवारों की एक पंक्ति दिखाई दी। क्या ये महल है? सफेद ऊंची दीवारों को देखकर लियू रुलोंग को क्लाउड साम्राज्य की राजधानी की संरचना याद आ गई, जहां शाही महल बीच में था। अब तक लियू रुलोंग इस प्राचीन शहर से बहुत निराश हो चुका था। आदिम जंगल में कुछ जहरीले जीवों के अलावा उसने कोई जीवित चीज नहीं देखी थी। यहाँ तक कि प्राचीन शहर के पेड़ भी बहुत पहले ही सूख चुके थे। जहाँ तक उन खजानों की बात है जिनकी उसे उम्मीद थी, उसे उनका कोई संकेत नहीं मिला। वह जगह पूरी तरह से सुनसान लग रही थी। इस समय महल की सफेद दीवारों को देखकर लियू रुलोंग को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। अगले ही पल लियू रुलोंग ने अचानक गति बढ़ा दी और दूसरों को पीछे छोड़ते हुए ऊंची सफेद दीवार की ओर बढ़ गया। हालांकि माँ दयावान और अन्य जानते थे कि अगर कोई खजाना भी हो तो उन्हें उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी दूर आने के बाद उनके पास उनका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो चलें। नजरें मिलाते हुए माँ दयावान, हो यूनिफिक, हानजिंग और वान डू संप्रदाय के 2 बुजुर्ग तेजी से लियू रुलोंग के पीछे चले गए। जैसे ही वे सफेद दीवार की ओर बढ़े, कुछ ही दूरी पर प्राचीन शहर की सड़क पर अचानक एक सफेद कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया। ज़ियाओ ज़ियान जानती थी कि अगर वह आसमान में उड़ेगी तो उसकी गति के कारण उसका फिर से पीछा किया जाएगा। इसलिए प्राचीन शहर में प्रवेश करने के बाद उसने छिपने के लिए एक जगह ढूंढी और माँ दयावान और उसके समूह के गुजरने का इंतजार किया और फिर चुपचाप उनका पीछा किया। ... सफेद दीवार के ऊपर से उड़कर लियू रुलोंग के सामने जो दिखाई दिया वह सुनहरा और शानदार महल हॉल नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि एक विशाल हरा दलदल था। दलदल का क्षेत्र रुमीचेंग से कम 10 गुना बड़ा था। इसके अलावा दलदल का इलाका प्राचीन शहर से 20 मीटर से भी कम था। दलदल से लगातार भूरे सफेद और पन्ना हरे रंग की गैसें रिस रही थी, जिससे उसके ऊपर घना कोहरा बन गया था। ऐसा अजीबोगरीब नजारा देखकर लियू रुलोंग ने तुरंत अपने चारों ओर एक डूबी हुई अवरोध बना लिया, जिससे किसी भी संभावित जहरीली गैस को रोका जा सके। इन सावधानियों के बावजूद लियू रुलोंग ने संकोच किया, दलदल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उसने अपनी नजर माँ दयावान और अन्य लोगों पर घुमाई जो पास आ रहे थे। ये बेकार लोग अभी भी कुछ काम आ सकते हैं, लियू रुलोंग ने मन ही मन सोचा। लियू रुलोंग की अजीबोगरीब निगाहों को देखकर माँ दयावान को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। ये बूढ़ा राक्षस फिर से कुछ करने की फिराक में है, माँ दयावान ने मन ही मन कोसा। भयावह एहसास के बावजूद उसके पास लियू रुलोंग की स्थिति की ओर उड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूढ़ा लियो। थोड़ी देर में माँ दयावान और अन्य लोग सफेद दीवार के ऊपर पहुंच गए और दलदल में अजीब दृश्य देखा। तुम लोग पहले नीचे जाओ और खोज करो, लियू रुलोंग ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए सीधे अपना इरादा बता दिया। लियू रुलोंग की मांग सुनकर वे झिझके, लेकिन शहर के टॉवर पर वान जिंग की मौत की याद ने उन्हें अनिच्छा से सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। इस समय माँ दयावान को लियू रुलोंग को इस अवशेष के पास लाने का गहरा अफसोस हुआ। चलो चलें। भारी आह भरते हुए समूह ने खुद को डूबी हुई में लपेट लिया और बहादुरी से नीचे दलदल की ओर उड़ गया। अध्याय 313, दलदल की तलहटी। गुर, बड़े कुई, तुम पुराने राक्षस लियू के प्रति बहुत वफादार हो, लेकिन अंत में वह तुम्हारे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करता है। बड़े की बात सुनकर माँ दयावान ने घृणा से नाक सिकुड़ी। बड़े कुई का चेहरा माँ दयावान के शब्दों पर तुरंत गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने पलटवार नहीं किया। भाई दयावान, तुम जो कहते हो उसे ध्यान से करो, हो यूनिफिक ने जल्दी से माँ दयावान को सावधान किया। डरने की क्या बात है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हम इस अवशेष को जीवित छोड़ सकते हैं? माँ दयावान ने स्पष्ट रूप से कहा। उसके शब्द कहने के बाद वान डू संप्रदाय के 2 बड़े, हान परिवार के मुखिया और हो यूनिफिक चुप हो गए। वे सभी लियू रुलोंग की क्रूरता से अच्छी तरह वाकिफ थे। भले ही उन्हें अवशेष में कोई खजाना मिला हो या नहीं, उन्हें डर था कि लियू रुलोंग अंत में उन्हें चुप करा देगा। भाई दयावान, अब हमें क्या करना चाहिए? वे सभी मार्गदर्शन के लिए माँ दयावान की ओर मुड़े। हमें क्या करना चाहिए? हम एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। उम्मीद है कुछ तो बूढ़े राक्षस लियू को मार देगा। हालांकि वे लियू रुलोंग से कुछ दूरी पर थे, माँ दयावान फिर भी फुसफुसाते हुए बोला। कुछ ही शब्दों में माँ दयावान उनकी आशा की किरण बन गया था। ऊपर घने जहरीले कोहरे के कारण माँ दयावान और उसका समूह दलदल से लगभग 7 या 8 मीटर ऊपर रहा और गहराई में चला गया। जैसे ही वे लियू रुलोंग की नजरों से ओझल होने वाले थे, वह शांत हो गया और उनके द्वारा लिए गए मार्ग का अनुसरण करने लगा। लियू रुलोंग के पीछे ज़ियाओ ज़ियान ने सफेद दीवार के ऊपर से उड़ान भरने से पहले एक पल प्रतीक्षा की। लियू रुलोंग का पीछा करते हुए ज़ियाओ ज़ियान ने भी भूमिगत नदी की आवाज सुनी। ये दलदल कुछ हद तक पहले की ग्रीन वाटर झील जैसा है। क्या इस भूमिगत नदी का पानी ग्रीन वाटर झील से आ सकता है? ज़ियाओ ज़ियान ने सोचा। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। उस समय आगे उड़ रहे लियू रुलोंग ने अचानक एक अजीब सी मुस्कान पहन ली। हम छोटी लड़की, तुम्हें लगता है कि तुम बिना किसी की नजर में आए खुलेआम मेरा पीछा कर सकती हो? लियू रुलोंग ने खुद से सोचा। अपनी चेतना को प्रकट किए बिना आगे उड़ना जारी रखा। ज़ियाओ ज़ियान ने भूमिगत नदी के मुहाने पर कुछ देर रुककर लियू रुलोंग का सुरक्षित दूरी पर पीछा करना जारी रखा।
दलदल में समय समय पर दरारें खुलती थी, जिससे हरे या भूरे सफेद धुएं के गुबार निकलते थे। ये देखकर ज़ियाओ जियान के मन में एक विचार आया। वह दलदल से निकलने वाले जहरीले धुएं की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी, ताकि यह पता चल सके कि यह उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। अगले ही पल ज़ियाओ जियान ने अपने हाथ से रुकी हुई अवरोध को हटा दिया और सीधे सफेद धुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही ज़ियाओ जियान के हाथ ने सफेद धुएं को छुआ, ये तुरंत उसकी नाजुक त्वचा से होकर उसके रक्त प्रवाह में घुस गया। साथ ही उसके शरीर के भीतर एक अजीब सक्शन बल ने उसके रक्त में प्रवेश करने वाले सभी विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर लिया, धीरे धीरे उन्हें शुद्ध जहरीले डूकी हुई में बदल दिया। हाँ, ये पता चला है कि यह विष मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसके बजाय यह मेरी साधना को और भी बढ़ा सकता है। अपने प्रयोग के परिणाम की खोज के बाद ज़ियाओ जियान को उत्साह की लहर महसूस हुई। इसके बाद उसने अपनी दोनों भुजाओं को जहरीली गैस के संपर्क में ला दिया। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा जहरीले पदार्थ उस पर हमला करते गए, उसकी त्वचा का रंग अस्थायी रूप से बदल गया। कुछ ही समय में ज़ियाओ जियान को एक सफलता का अनुभव हुआ, उसकी ताकत में एक और सितारा बढ़ गया। अगर मैं इसे अवशोषित करती रहूं तो मैं जल्द ही फिर से सफलता प्राप्त कर सकती हूँ। अपनी साधना सफलता के बाद ज़ियाओ जियान को एक अवर्णनीय आराम महसूस हुआ। हालांकि उसने अचानक ऊपर देखा। अरे, मैंने उसे खो दिया। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और लियू रुलोंग को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ने का इरादा किया। हाँ, छोटी लड़की, तुम्हारा शरीर पौराणिक शोकपूर्ण विष शरीर जैसा होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी तेजी से बड़ी हो गई हो। जैसे ही ज़ियाओ जियान लियू रुलोंग की तलाश करने वाली थी, अचानक उसके पीछे से उसकी आवाज आई। तो तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था? लियू रुलोंग को अपने पीछे आते देख ज़ियाओ जियान ने कुछ आशंका के साथ कहा। तुम एक सम्राट विशेषज्ञ को कमानते हो। चुपचाप आत्मसमर्पण करो और मुझे पौराणिक शोकपूर्ण विष शरीर का अध्ययन करने दो, लियू रुलोंग ने क्रूरता से कहा। फिर ज़ियाओ जियान की ओर बढ़ गई। ये देखकर ज़ियाओ जियान को अब दलदल में अज्ञात खतरों की परवाह नहीं थी और वह जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई। हालांकि एक सम्राट और एक राजा के बीच गति का अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। 3 मिनट से भी कम समय में लियू रुलोंग ज़ियाओ जियान के 3 मीटर के भीतर था। अगले ही पल लियू रुलोंग ने अपना मुरझाया हुआ हाथ बढ़ाया और जल्दी से ज़ियाओ जियान के नाजुक कंधे तक पहुंच गया। अपने पीछे खतरे को भांपते हुए ज़ियाओ जियान को अचानक भूमिगत नदी का ख्याल आया। शायद ये पूरी जगह दलदल नहीं थी, शायद ये नीचे की ओर ग्रीन वाटर झील जैसी थी। ये सोचते हुए ज़ियाओ जियान ने संकोच नहीं किया। इससे पहले कि लियू रुलोंग का हाथ उसे पकड़ पाता, वह सीधे दलदल में गोता लगा गई। छप! ज़ियाओ जियान की आकृति मिट्टी जैसी सामग्री की आधा मीटर मोटी परत को तोड़ती हुई लियू रुलोंग की नजरों से ओझल हो गई। लानत है, ये चाल फिर से नहीं चलेगी। ज़ियाओ जियान को दलदल में गोता लगाते देख लियू रुलोंग दंग रह गया। अगले ही पल उसने उग्र रूप से कई हमले किए, दलदल की सतह पर बमबारी की। तुरंत दलदल का कीचड़ जैसा पदार्थ उसके हमले के नीचे हर जगह फैल गया, जिससे नीचे का हरा पानी दिखाई देने लगा। कई हमलों के बाद और ज़ियाओ जियान को खोजने में विफल होने के बाद लियू रुलोंग हताशा में वहां से चला गया। खुद हरे पानी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ... दलदल की तल पर ज़ियाओ जियान पूरी तरह से जहरीले हरे पानी में डूबी हुई थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर की आभा बेतहाशा बढ़ने लगी। पहले गोलाकार हरे पानी की झील में सड़ती हुई लाशों और अवर्णनीय बदबू को देखकर वह वहां रहने के लिए अनिच्छुक हो गई थी, भले ही जहरीला पानी उसकी साधना को बढ़ा सकता था। अब उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। अध्याय 314 शून्य जानवर प्रकट होता है। दलदल की तल पर ज़ियाओ जियान ने हरे पानी से शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे विषाक्त पदार्थ उसके शरीर में घुसते गए और शुद्ध जहरीले डूकी हुई में बदल गए, ज़ियाओ जियान की साधना जल्द ही 6 सितारा डूकिंग बन गई। उसकी उपस्थिति के कारण एक बार शांत दलदल में बार बार हलचल होने लगी। जहरीला धुआं कीचड़ जैसी परत को भेदता हुआ हवा में अधिक से अधिक बार फैल गया। इसके अलावा दलदल की तल पर हरा पानी जहां ज़ियाओ जियान रहता था, हिंसक रूप से हिलने लगा। कुछ दूरी पर मौजूद लियू रुलोंग ने भी इस असामान्य घटना को देखा। दुखद जहरीला शरीर, क्या ये हो सकता है कि छोटी लड़की इस दलदल के अंतहीन विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर रही है? दलदल में अचानक हुए बदलावों ने लियू रुलोंग को ज़ियाओ जियान पर शक करने पर मजबूर कर दिया। गड़बड़ी के बाद लियू रुलोंग वापस मुड़ा, उस क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए जहां ज़ियाओ जियान था। यह होना चाहिए, ऐसा लगता है कि दुखी जहर लड़की टूट रही है। लियू रुलोंग की आंखों ने नीचे के क्षेत्र को स्कैन किया, क्योंकि उसके शरीर से हिंसक डूकी हुई का एक उछाल फूट पड़ा। अगले ही पल एक बड़ा काला हाथ का निशान अचानक दलदल की ओर नीचे गिरा। एक पल में मोटी तैरती हुई सामग्री बिखर गई और नीचे का हरा पानी बड़ी लहरों को उछालता हुआ 10 मीटर से अधिक चौड़ा एक गड्ढा प्रकट करता है। हालांकि यह प्रहार सीधे ज़ियाओ जियान को नहीं लगा, लेकिन इसने उसे उसकी साधना अवस्था से बाहर निकाल दिया। अरे, मुझे उस बूढ़े आदमी ने खोज लिया है, ज़ियाओ जियान ने मन ही मन शाप दिया। जल्दी से अपनी स्थिति बदलने के लिए ऊपर की ओर देखा। कई हमलों के बाद भी कोई असर नहीं होने पर लियू रुलोंग के चेहरे पर गुस्सा और भी तीव्र हो गया। मैं भी एक शहर का साधक हूँ, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि मैं इस जहरीले पानी का सामना नहीं कर सकता। उस समय लियू रुलोंग ने एक निर्णय लिया। उनका मानना था कि अगर यहाँ खजाने हैं तो वे दलदल की तल में छिपे हुए हैं। अगर ज़ियाओ जियान वहां नीचे रहे तो वह खजाने को पहले पा सकती है। अपना मन बनाकर लियू रुलोंग तुरंत हरे पानी में कूद गया। हालांकि ज़ियाओ जियान के विपरीत, जिसने खुद को पूरी तरह से जहरीले पानी में डुबो लिया था, लियू रुलोंग ने खुद को डूबी हुई में कसकर लपेट लिया। सिजल सिजल, जैसे ही लियू रुलोंग ने हरे पानी में प्रवेश किया, उसका डूबी हुई अवरोध विषाक्त पदार्थों से क्षत विक्षत होने लगा। जिस दर से यह जहरीला पानी डूबी हुई को क्षत विक्षत करता है, वह बहुत तेज है। अपनी ताकत से मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही टिक सकता हूँ।
जहरीले पानी की शक्ति को समझते हुए लियू रुलोंग ने अपने पहले के विचारों को खारिज कर दिया और अपने दुखी हुई अवरोध को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। नीचे उतरने के बाद उसने जल्दी से हरे पानी में असामान्य उतार चढ़ाव को महसूस किया और उस दिशा में पीछा करना शुरू कर दिया। दलदल की तल पर अज्ञात खतरों के प्रति अपनी सावधानी के बावजूद लियू रुलोंग की गति अभी भी जियोई जियान की तुलना में बहुत तेज थी। कुछ ही देर में उसने अपनी दृष्टि की रेखा में एक सफेद आकृति देखी। लियू रुलोंग की अचानक उपस्थिति ने जियोई जियान को चौंका दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी वास्तव में हरे पानी में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा। छोटी लड़की, चलो देखते हैं कि तुम इस बार कहाँ भाग सकती हो, लियू रुलोंग ने जियोई जियान की ओर तेजी से बढ़ते हुए कहा। जैसे ही वह करीब आया, उसके मुरझाए हाथों ने अचानक एक चाप के आकार का काला ब्लेड छोड़ा, जो पानी को चीरता हुआ और जियोई जियान की कमर की ओर बहुत ताकत से वार करता हुआ निकल गया। काली चाप ऊर्जा की गति बहुत तेज थी। जियोई जियान के चकमा देने के बेताब प्रयासों के बावजूद वह विशाल काले चाप ब्लेड के हमले की सीमा से बच नहीं सकी। लानत है, ऊर्जा की काली चाप को तेजी से आते देख जियोई जियान की दुखी हुई उछल पड़ी। उसके पीले हाथ में उसने एक काली ऊर्जा भी संघनित की, जो फिर एक विशाल काले पंजे में बदल गई, जो सीधे काले चाप ब्लेड पर वार करती है। धमाका! जियोई जियान का विशाल काला पंजा पानी के तल पर लियू रुलोंग के चाप ब्लेड से हिंसक रूप से टकराया, जिससे एक भयंकर ऊर्जा तरंग पैदा हुई। हरे पानी की तल पर गाद हिल गई, जिससे पानी बेहद गंदा हो गया। लियू रुलोंग को आश्चर्य हुआ कि जियोई जियान अपनी मात्र डुकिंग साधना के साथ वास्तव में अपने हमले से उसके चाप ब्लेड में एक महत्वपूर्ण अंतर बना सकती थी। जियोई जियान की तरफ उस हमले के लिए अपनी 90% दुखी हुई निकालने के बाद उसकी गति काफी धीमी हो गई। अगर लियू रुलोंग की दृष्टि को स्पष्ट करने वाला गंदा पानी न होता तो वह अब तक पकड़ी जा चुकी होती। सौभाग्य से जहरीले हरे पानी में जियोई जियान लगातार और तेजी से अपनी दुखी हुई को ठीक कर सकती थी, जिससे उसे नेदरवर्ल्ड क्लॉ का उपयोग करने के बाद गिरने से रोका जा सका। दुखी जहर लड़की, इस बार तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। गंदे पानी से बाहर निकलते हुए लियू रुलोंग ने जियोई जियान की धीमी गति से चलने वाली आकृति को देखा और बहुत उत्साहित हो गई। चुपचाप मेरे साथ आओ, ये कहने के बाद एक बड़ा काला हाथ का निशान धीरे धीरे धीमी गति से चलने वाली जियोई जियान के पास पहुंचा। जैसे ही काला हाथ का निशान उसके 5 मीटर के भीतर था, जियोई जियान के पीछे अचानक एक हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिया। इस उतार चढ़ाव के तहत हरे पानी की तल पर एक वैक्यूम जोन बन गया। जब शक्तिशाली काला हाथ का निशान उस क्षेत्र में पहुंचा तो वह अचानक ढह गया, घने काले धुएं में बदल गया और आसपास के हरे पानी में घुल गया। इसके तुरंत बाद उस वैक्यूम जोन के भीतर जियोई जियान और लियू रुलोंग दोनों की नजर में एक छोटा नाजुक पैर अप्रत्याशित रूप से दिखाई दिया। धीरे धीरे उभरती हुई चांदी के बालों वाली लड़की की आकृति को देखकर और उससे निकलने वाली अवर्णनीय भयावह आभा को महसूस करके जियोई जियान और लियू रुलोंग दोनों ही तीव्र सदमे से भर गए। क्या यह अवशेष के भीतर मौजूद सुपर शक्तिशाली प्राणी हो सकता है? लियू रुलोंग के मन में अचानक ये विचार आया। मैं मुश्किल से एक हमले से बच पाए और फिर एक और भी भयानक संकट में फंस गई। जियोई जियान ने अपने दिल में गहरी सांस ली। जियोई जियान का भी मानना था कि चांदी के बालों वाली लड़की का अचानक प्रकट होना अवशेष के भीतर एक शक्तिशाली अस्तित्व था। इसके अलावा वह लियू रुलोंग की तुलना में इस लड़की के बहुत करीब थी। हाँ, इतने लंबे समय के बाद मुझे आखिरकार अभिनय करने का मौका मिला है। जियोई जियान और लियू रुलोंग के आश्चर्य के बीच चांदी के बालों वाली लड़की ने अचानक एक बहुत ही बचकानी हंसी निकाली। लेकिन इस बचकानी हंसी को सुनकर लियू रुलोंग ने उसे बिल्कुल भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। लियू रुलोंग के ज्ञान में एक दूसरों विशेषज्ञ के लिए भी उस छोटी लड़की द्वारा दिखाए गए साधनों को प्राप्त करना मुश्किल होगा, जो उसने अभी अभी शून्य से चुपचाप प्रकट होकर दिखाया था। जैसे ही जियोई जियान अपने विचारों में खोई हुई थी, चांदी के बालों वाली लड़की अचानक मुड़ी, सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई और उसे देखकर मुस्कुराई। नमस्ते बहन जियान। अध्याय 315 पाताल लोक की जहरीली आग। तुम कौन हो और मुझे ऐसा क्यों कहते हो? चांदी के बालों वाली लड़की का संबोधन सुनकर जियोई जियान का दिल उलझन से भर गया। मैं शून्य जानवर हूँ। मेरे गुरु ने मुझे बहन जियानर का अनुसरण करने और उसकी रक्षा करने का निर्देश दिया था। यूनलान संप्रदाय से लेकर दानव जानवर पर्वत श्रृंखला और फिर बादल साम्राज्य तक तुमने सभी संकटों को अपने दम पर संभाला, इसलिए मैं कभी नहीं दिखा। चांदी के बालों वाली लड़की ने जियोई जियान की हैरान अभिव्यक्ति को देखकर धैर्यपूर्वक समझाया। छोटी लड़की की बातें सुनकर जियोई जियान और लियू रुलोंग दोनों ही गहरे सदमे में थे। हालांकि जहां जियोई जियान आश्चर्यचकित थी, वहीं लियू रुलोंग को तीव्र खुशी का एहसास हुआ। शून्य जानवर, एक शक्तिशाली आकार बदलने वाला जादुई जानवर। उसने जिस गुरु का उल्लेख किया है वह कौन है? यूनलान संप्रदाय। क्या वह जियामा साम्राज्य का एक संप्रदाय नहीं है? ये भयानक आकार बदलने वाला जादुई जानवर और वह छोटी जहरीली लड़की जियामा साम्राज्य से होनी चाहिए। चांदी के बालों वाली लड़की की बातों से लियू रुलोंग ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से समझ लिया। उसने अनुमान लगाया कि जियामा साम्राज्य के यूनलान संप्रदाय से एक भयानक शक्ति का उदय हुआ है और छोटी जहरीली लड़की इस दुर्जय गुरु द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजी गई एक शिष्या थी। कुछ ही क्षण पहले जियोई जियान को मारने का प्रयास करने के विचार ने लियू रुलोंग की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और वह सहज रूप से भागना चाहता था। हालांकि जैसे ही लियू रुलोंग ने कोई कदम उठाया, चांदी के बालों वाली लड़की ने उसे देख लिया। लियू रुलोंग पर एक नजर डालते ही चांदी के बालों वाली लड़की ने अपना छोटा हाथ हल्के से जकड़ लिया और एक अदृश्य शक्ति ने उस पर दबाव डाला। आह आह आह! एक तीखी चीख के साथ लियू रुलोंग का शरीर खून की धुंध में कुचल गया, जो जहरीले हरे पानी में घुल गया। बहन जियानर पर बार बार हमला करने के कारण तुम मरने के लायक हो। लियू रुलोंग को मारने के बाद लड़की की बचकानी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। चांदी के बालों वाली लड़की को आसानी से लियू रुलोंग को मारते देख जियोई जियान का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने सोचा था कि अचानक प्रकट हुई चांदी के बालों वाली लड़की शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी शक्तिशाली होगी।
और मॉन्स्टर लियू जैसी शख्सियत जिसने लगभग एक सदी तक क्लाउड साम्राज्य पर अपना दबदबा बनाए रखा था, उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। चांदी के बालों वाली लड़की ने पहले जो कहा था उसे याद करते हुए ज़ियाओ जियान ने संकोच से पूछा, क्या आपने जिस गुरु का उल्लेख किया है वह मेरे गुरु हैं? हम ज़ियाओ जियान का सवाल सुनकर चांदी के बालों वाली लड़की की भौहें, जो लियू रुलों के कारण थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, ढीली पड़ गईं। उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, गुरु ही आपकी गुरु हैं, सिस्टर ज़ियानर। मास्टर के आदेश देने के बाद ची जियाओ और मैं सिस्टर यानरान और सिस्टर ज़ियानर के पीछे पीछे चले गए और यूनलान संप्रदाय को छोड़ दिया। जब सिस्टर जियानर ने सिस्टर यानरान को दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में भेजा तो ची जियाओ और मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अलग हो गए। शून्य जानवर की व्याख्या सुनकर ज़ियाओ जियान के चेहरे पर अचानक एक मीठी मुस्कान आ गई। उसने आह भरी, हाँ मास्टर, आप वास्तव में हमें अकेले प्रशिक्षण देने में सहज नहीं हो सकते थे, इसलिए आपने गुप्त रूप से हमारी निगरानी करने के लिए इतने शक्तिशाली रक्षक की व्यवस्था की। ही सिस्टर जियानर, आपको लगता है कि मैं भी शक्तिशाली हूँ? ज़ियाओ जियान की तारीफ सुनकर चांदी के बालों वाली लड़की अपने शून्य जानवर के रूप में मुस्कुराई, दो प्यारे डिंपल दिखाते हुए। बेशक आप शक्तिशाली हैं, यहाँ तक कि और मॉन्स्टर लियो जो इतना शक्तिशाली था भी आपने आसानी से मार दिया। संभवतः पूरे क्लाउड साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको हरा सके, ज़ियाओ जियान ने ईमानदारी से कहा। शून्य जानवर की मनमोहक उपस्थिति को देखकर ज़ियाओ जियान को बेहद खुशी हुई। सिस्टर जियानर, क्या आप दलदल में और भी गहराई तक जाने की योजना बना रही हैं? शून्य जानवर ने अचानक पूछा। हाँ, चूंकि मैं इस अवशेष के पास आया हूँ इसलिए मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। ज़ियाओ जियान ने धीरे से सिर हिलाया। अध्याय 315 भूतिया जहर की लौ। ज़ियाओ जियान की प्रतिक्रिया सुनकर शून्य जानवर ने धीरे से कहा, बहन ज़ियानर, मैंने पहले भी इस जगह की जांच की है। दलदल के केंद्र में वास्तव में एक अजीब आभा है। ओह, दलदल का केंद्र, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? ज़ियाओ जियान ने उम्मीद से पूछा। बेशक, बिना किसी हिचकिचाहट के शून्य जानवर ने ज़ियाओ जियान के अनुरोध पर सहमति जताई। वर्तमान में शून्य जानवर की स्थिति जियोजन के समान थी। एक बार खोजे जाने के बाद फिर से छिपना असंभव था। ये जानते हुए कि उनके पास इतना शक्तिशाली अंगरक्षक है, ज़ियाओ जियान और लियू लिंग स्वाभाविक रूप से उसकी मदद लेने के बारे में सोचेंगे। बहन जियान, तैयार हो जाओ, हम निकलने वाले हैं। ज़ियाओ जियान को याद दिलाने के बाद शून्य जानवर ने धीरे से अपना नाजुक हाथ हिलाया। तुरंत एक चांदी की रोशनी ने ज़ियाओ जियान को घेर लिया। उनके चारों ओर का स्थान तब तक विकृत होने लगा जब तक कि उनकी आकृतियां हरे पानी के तल से गायब नहीं हो गईं। दलदल के केंद्र में 5 बहुत सतर्क आकृतियां सतह से लगभग 7 या 8 मीटर ऊपर मंडरा रही थी। भाई दयुवान, बूढ़ा लियू अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसने खुद कुछ खोज लिया है? पहले की हलचल महत्वपूर्ण थी, लेकिन माँ दयुवान और उनका समूह इसकी तीव्रता को महसूस करने के लिए बहुत दूर थे, यह मानते हुए कि ये दलदल की स्वाभाविक हलचल थी। वह बूढ़ा राक्षस, ये सबसे अच्छा होगा कि वह किसी भयानक अस्तित्व से टकरा जाए और मर जाए। माँ दयुवान ने चिढ़कर बड़बड़ाया। इस बार माँ दयुवान को लियू रुलों को कोसते हुए सुनकर बाकी लोगों में से कोई भी नहीं बोला, क्योंकि वे इसके आदी हो चुके थे। क्या आपने देखा है कि यहाँ का तापमान ठीक नहीं लग रहा है? सुरक्षा के लिए डूबी हुई ढाल होने के बावजूद हो यूनिफिक को अभी भी गर्मी का एहसास हुआ। हाँ, हम जितने करीब पहुंचते हैं ऐसा लगता है कि आगे कोई ज्वालामुखी है। वांडू संप्रदाय के एक दूराजा एल्डकुई ने सहमति जताई। ज्वालामुखी, इस जहरीले दलदल में? उनकी बातें सुनकर माँ दयुवान अचानक सोचने के लिए रुक गया। क्या आपको लगता है कि इस जगह पर पौराणिक भूतिया जहर की लौ हो सकती है? एक पल सोचने के बाद माँ दयुवान ने अपना अनुमान साझा किया। भूतिया जहर की लौ। माँ दयुवान की बातों पर दूसरों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके आश्चर्यचकित भावों को देखकर माँ दयुवान ने उत्साह के साथ कहा, भूतिया जहर की लौ स्वर्गीय लपटों की सूची में 20वें स्थान पर है। जहरीली विशेषताओं वाली एक लौ है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्राचीन जहरीले दलदलों से उत्पन्न हुई है। हालांकि यह एक लौ है, लेकिन इसमें लाखों सालों से जहर भरा हुआ है, जिससे यह अत्यधिक जहरीली हो गई है। इस जगह की विशेषताएं उन प्राचीन जहरीले दलदलों से मिलती जुलती हैं और हम असामान्य गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही माँ दयुवान उत्साह से दूसरों को भूतिया जहर की लौ के बारे में समझा रहा था, अचानक उनके ऊपर से एक खुशमिजाज महिला की आवाज आई। सच में माँ दयुवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कुछ जानती हो। अध्याय 316 बैंगनी तितली। अचानक आई आवाज सुनकर माँ दयावान और उसके साथियों ने जल्दी से ऊपर देखा। छोटी जहर लड़की, वह यहाँ इतनी चुपचाप कैसे आ गई? और उसके बगल में चांदी के बालों वाली छोटी लड़की कौन है? वह मुझे इतना असहज क्यों महसूस करा रही है, जबकि उसके पास साधना की कोई आभा नहीं है? ज़ियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर को देखकर माँ दयावान उलझन में पड़ गया। ज़ियाओ यिक्सियन से निकलने वाली आभा प्राचीन शहर की दीवारों के पास उससे मिलने के समय की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत लग रही थी। छोटी जहर लड़की, तुमने खुद को खुलेआम दिखाने की हिम्मत कैसे की? जब बूढ़ा लियू आएगा तो देखते हैं कि इस बार तुम कहाँ भाग सकती हो। हो यूनिफिक ने अपने कथित समर्थन पर भरोसा करते हुए अहंकार से कहा। यदि आप बूढ़े लियू का इंतजार कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उसे खोजने के लिए नरक में जाएं। ज़ियाओ यिक्सियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। ज़ियाओ यिक्सियन के शब्दों के बाद पांचों लोगों के विचार बहुत जटिल थे। और लियू को खोजने के लिए नरक में जाओ? लिटिल पॉइजन गर्ल का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि और लियू पहले ही मर चुका है? और लियू एक सम्राट विशेषज्ञ है। क्या लिटिल पॉइजन गर्ल में और लियू को मारने की ताकत है? उनकी बुदबुदाती चर्चाओं को सुनकर ज़ियाओ यिक्सियन के चेहरे पर अधीरता का एक निशान दिखाई दिया। अगले ही पल उसने सीधे उन पर इशारा किया और चिल्लाया, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुरंत मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। ज़ियाओ यिक्सियन के शब्दों को सुनकर माँ दयुवान ने बिना समय बर्बाद किए
वह जल्दी से उस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर वे आए थे, दलदल से बाहर निकल गया। वह बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि जियो यिक्सियन ने उन्हें उनके पिछले मुठभेड़ों के लिए परेशान नहीं किया। माँ दयुआन को इतनी तेजी से जाते देख बाकी 4 लोगों ने रुकने की हिम्मत नहीं की और उसके पीछे पीछे चले गए। हालांकि जैसे ही माँ दयुआन और उसका समूह दूर तक नहीं उड़ पाया, उस क्षेत्र में तापमान अचानक आसमान छूने लगा। दलदल की सतह पर तैरती हुई गाद की मोटी परत अचानक कई चौड़ी दरारों के साथ फट गई और उच्च तापमान वाली हरी गैस जैसी कुछ हवाएं आसमान की ओर उछली। सावधान रहो बहन जियानर। इस विसंगति को देखते हुए शून्य जानवर के चिकने माथे पर झुर्रियां पड़ गईं और उसने जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठाकर जियो यिक्सियन के चारों ओर एक डूकी हुई ढाल बना ली। आह 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 आह। शून्य जानवर के ये पूरा करने के तुरंत बाद माँ दयुआन के समूह से तीखी चीखें आईं, जो मुश्किल से 100 मीटर दूर उड़े थे। उनकी डूकी ढालें दरारों से निकलने वाली उच्च तापमान वाली हरी गैस द्वारा सीधे भेदी गई थी, जिससे जहरीली गैस उनके शरीर पर आक्रमण कर रही थी। ये जहरीली गैस अचानक इतनी हिंसक रूप से क्यों फूट रही है? क्या माँ दयुआन का अनुमान सही हो सकता है कि वहां नीचे नेदर पॉइजन फायर है? जियो यिक्सियन ने माँ दयुआन और उसके साथियों को पीड़ित होते हुए देखकर आश्चर्य किया। उसके विचार में दलदल की सतह, जो अब टुकड़ों में टूट चुकी थी, ऐसे हिलने लगी जैसे नीचे का हरा पानी उबल रहा हो। बहन जियान यहाँ खतरा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही जियो यिक्सियन विचारों में खोई हुई थी, शून्य जानवर ने अपना छोटा हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटा और तुरंत उसे 1000 मीटर दूर ले गया। शून्य जानवर और जियो यिक्सियन के क्षेत्र से चले जाने के बाद दलदल में 10 मीटर से अधिक चौड़ा हरा पानी का एक भंवर दिखाई दिया। उसी समय भंवर से एक बहुत बड़ा चूषण बल फूट पड़ा, जिसने अपने आसपास की हर चीज को अपने केंद्र में खींच लिया। हवा में माँ दयुआन और उसके 4 साथियों के शरीर, उनकी त्वचा जहर से हरी हो गई, पहले असंख्य फफोलों के साथ सूज गई। जब फफोले फूट गए तो उनके शरीर तेजी से सड़ने लगे। जैसे जैसे सड़न बढ़ती गई, उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म होती गई और जल्द ही उनकी भयानक चीखें अचानक बंद हो गईं। फिर विशाल चूषण बल ने माँ दयुआन और उसके साथियों के बेजान शरीरों को नीचे हरे भंवर में खींच लिया। उसके बाद हरे पानी के भंवर का क्षेत्र तेजी से फैल गया, जल्द ही 100 मीटर की सीमा तक पहुंच गया। हवा में तैरती मोटी धुंध भी भंवर में समा गई। जियाओ यिक्सियन के विचार में विशाल हरे पानी के भंवर ने दलदल के केंद्र में 10 मील के दायरे में सभी जहरीले कोहरे को जल्दी से अवशोषित कर लिया। शून्य जानवर की डूकी हुई सुरक्षा के साथ भी जियाओ यिक्सियन चूषण के भयानक खिंचाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अंत में भंवर के केंद्र में 3 मीटर के पंखों के साथ एक पीला बैंगनी तितली धीरे धीरे उभरी, जिससे एक उच्च तापमान निकल रहा था, जिससे किसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये नेदर पॉइजन फायर है? भंवर के केंद्र से बाहर तैरती हुई पीली बैंगनी तितली को देखकर जियाओ यिक्सियन इतनी हैरान हुई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही जियाओ यिक्सियन ने पीली बैंगनी तितली को देखा, उसकी भूतिया आंखें भी जियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर पर केंद्रित थीं। बस एक पल में पीली बैंगनी तितली के लंबे पतले पंख हिंसक रूप से हिल गए, बिजली की गति से जियो यिक्सियन और शून्य जानवर की ओर उड़ गए। मृत्यु को आमंत्रित करना। पीली बैंगनी तितली को बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करते देख शून्य जानवर के मासूम चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दी। तुरंत उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में डूकी हुई निकला। शून्य जानवर ने फिर अपने छोटे हाथ से आगे बढ़ाया और 10 मीटर से अधिक लंबी एक चांदी की डूकी हुई किरण पीली बैंगनी तितली की ओर बढ़ी। हालांकि पीली बैंगनी तितली बहुत तेजी से उड़ी, शून्य जानवर का हमला और भी तेज था। एक पल में चांदी की डूकी हुई किरण पीली बैंगनी तितली के दाहिने पंख से टकराए, जिससे उसके मुंह से एक अवर्णनीय ध्वनि निकली। वाह शून्य जानवर बहन, तुम कमाल हो। शून्य जानवर को तेजी से उड़ती बैंगनी तितली पर एक वार करते देख जियाओ यिक्सियन तुरंत एक प्रशंसक बन गई और लगातार शून्य जानवर की प्रशंसा करने लगी। हे बहन जियानर, ये कुछ भी नहीं था। जियाओ यिक्सियन की प्रशंसा सुनकर शून्य जानवर ने अपने छोटे हाथों को आपस में रगड़ा और एक शर्मीली मुस्कान दी। शून्य जानवर बहन, भले ही आप नेदर पॉइजन फायर से टकरा गए हो, आप अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते। नेदर पॉइजन फायर का सबसे भयानक पहलू इसका जहर है। अगर किसी आम इंसान पर एक चिंगारी भी पड़ जाए तो वह मर जाएगा। नेदर पॉइजन फायर के बारे में पढ़ी गई जानकारी को याद करते हुए जियाओ यिक्सियन ने अचानक उसे याद दिलाया। मम्मा। जियाओ यिक्सियन की याद सुनकर शून्य जानवर का चेहरा गंभीर हो गया। शून्य जानवर द्वारा अपने दाहिने पंख पर प्रहार किए जाने के बाद बैंगनी तितली अपनी भूतिया आंखों के साथ और भी भयंकर लग रही थी। एक अवर्णनीय चीख के साथ बैंगनी तितली अचानक हवा में एक अजीब प्रक्षेपवक्र में उड़ने लगी, फिर से जियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर की ओर घूमती हुई। इसकी हल्की और फुर्तीली हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे ये नाच रही हो। क्या ये एक मूवमेंट ग्लू तकनीक का उपयोग कर रहा है? बैंगनी तितली के वर्तमान उड़ान पथ को देखकर जियाओ यिक्सियन ने खुद से कहा। अध्याय 317 विषसम की बची हुई आत्मा। इस बार हवा में लगातार उड़ती बैंगनी तितली की गति न केवल धीमी हुई बल्कि काफी बढ़ गई। इसके अलावा इसके प्रक्षेपवक्र ने पीछे झुलसाने वाली बैंगनी जहरीली आग का निशान छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर शून्य जानवर का नाजुक चेहरा कुछ गंभीर हो गया। अगर वह अकेली होती तो उसे बैंगनी तितली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन उसके बगल में काफी कमजोर जियाओ यिक्सियन भी थी, जिसकी खेती का स्तर केवल 1 किंग के बराबर था। जब शून्य जानवर विचार कर रहा था, बैंगनी तितली ने अचानक एक बेहद मुश्किल कोण पर उसे बाईपास किया और जियाओ यिक्सियन की पीठ की ओर बढ़ गई। शून्य जानवर का सबसे बुरा डर सच हो गया। नेदर पॉइजन फायर ने वास्तव में कमजोर जियाओ यिक्सियन को निशाना बनाया। बैंगनी तितली को अपनी ओर बढ़ते देखकर जियाओ यिक्सियन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बहन जियानर, सावधान, शून्य जानवर ने कहा। उसने जल्दी से कई जटिल हाथ की मुहरें बनाई। उस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओ यिक्सियन के चारों ओर एक चांदी की रोशनी चमकी और उसका शरीर तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। इस रहस्यमय गायब होने से बैंगनी तितली क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गई।
उस पल में शून्य जानवर की छोटी मुट्ठी एक शक्तिशाली बल लेकर उसके शरीर की ओर प्रहार किया। बूम! हाथ के छोटे आकार के बावजूद इसमें अकल्पनीय ताकत थी। जब इसने बैंगनी तितली को मारा तो एक चमकदार बैंगनी चिंगारी फूट पड़ी। तीव्र ऊर्जा प्रभाव के तहत आसपास का स्थान काफी हद तक बिखर गया। बैंगनी तितली के रूप में नीदर जहर की आग एक भारी प्रहार के बाद शून्य जानवर से तेजी से अलग हो गई। इसकी भूतिया विशाल आंखें अब और भी अधिक सतर्क लग रही थी। चलो छोटी तितली, आओ मेरे साथ खेलो। बैंगनी तितली की आंखों में डर देखकर शून्य जानवर मुस्कुराया और अपनी उंगली से उसे उकसाने वाला इशारा किया। बैंगनी तितली इस ताने से क्रोधित होकर चीखने लगी। फिर उसने अपने मुंह से एक मोटी बैंगनी किरण जो एक वयस्क की जांघ जितनी चौड़ी थी शून्य जानवर की ओर फेंकी। बैंगनी किरण के भीतर का उच्च तापमान उस जगह को झुलसाता हुआ प्रतीत हुआ जिससे वह गुजरी। अगले ही पल जैसे ही बैंगनी किरण शून्य जानवर से टकराने वाली थी वह उसी रहस्यमय तरीके से उस स्थान से गायब हो गई जैसे पहले ज़ियाओ यिक्सिन गायब हुई थी। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह पहले से ही बैंगनी तितली के ऊपर थी। तुम बहुत धीमी हो, तुम मुझे कैसे मार सकती हो? एक ताना मारते हुए बचकानी आवाज के साथ एक और सफेद कोमल मुट्ठी बैंगनी तितली पर जा गिरी। साथ ही दलदल के मध्य क्षेत्र में हरे पानी की तल पर अचानक एक छोटी सफेद आकृति दिखाई दी। ये स्थान कम से कम 500 मीटर गहरा था। ऐसा लगता है कि शून्य जानवर मुझे चोट लगने के बारे में चिंतित था और उसने मुझे दलदल के तल पर लाने के लिए विशेष साधनों का उपयोग किया। ज़ियाओ यिक्सिन ने अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए बड़बड़ाया। अचानक उसने एक गोलाकार छेद देखा जो 7 या 8 मीटर चौड़ा था, जिसका रंग पानी से भी अधिक भयानक हरा था। इस छेद का स्थान उस स्थान से मेल खाता था जहां पहले विशाल भंवर दिखाई दिया था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ज़ियाओ यिक्सिन ने उस भयानक हरे छेद के किनारे की ओर हल्के से कदम बढ़ाया। ऊपर से नीचे देखने पर ज़ियाओ यिक्सिन ने पाया कि गुफा जमीन की गहराई में और भी अधिक झुकी हुई थी, जो हरे भरे हरे रंग की एक अंतहीन सीढ़ी से जुड़ी हुई थी। ये वही जगह होगी जहां पहले नेदर पॉइजन फायर हुआ करता था, ज़ियाओ यिक्सिन ने फुसफुसाते हुए कहा। उस पल उसे अंदर से एक फीकी अमूर्त पुकार महसूस हुई। अंदर से मुझे कौन पुकार रहा है? इस पुकार को महसूस करते हुए ज़ियाओ यिक्सिन की भावनाएं जटिल हो गईं। नेदर पॉइजन फायर वर्तमान में शून्य जानवर से लड़ रहा है, इसलिए यहाँ कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अपने दिल में एक कारण खोजने के बाद ज़ियाओ यिक्सिन ने हिम्मत जुटाई और गुफा में कदम रखा। उसके कदम धीरे धीरे हरे भरे पत्थर की सीढ़ियों पर पड़े, जिससे पूरी गुफा में गूंजने वाली तीखी गूंज पैदा हुई। इस ढलानदार सुरंग के अंदर लगभग हर कुछ कदम पर गुफा की दीवारों में एक बड़ा हरा मोती लगा हुआ था, जो अन्यथा घने अंधेरे भूमिगत क्षेत्र में हरे रंग की रोशनी डाल रहा था। ज़ियाओ यिक्सिन जितना आगे बढ़ी, उसके अंदर से आने वाली पुकार उतनी ही प्रबल होती गई। यह क्या चीज है? अपने दिल में चिल्लाते हुए ज़ियाओ यिक्सिन ने गुफा के नीचे की ओर अपनी गति तेज कर दी। मार्ग से लगभग 5000 कदम चलने के बाद ज़ियाओ यिक्सिन की आकृति अदृश्य ऊर्जा की एक परत से गुजरी। अचानक उसका परिवेश बहुत विशाल हो गया और उसके पीछे का जहरीला हरा पानी भी बंद हो गया। यह एक विशाल गुफा थी जो भयानक हरे प्रकाश से भरी हुई थी, जिसे 4 विशाल पत्थर के खंभों द्वारा सहारा दिया गया था। ज़ियाओ यिक्सिन की दृष्टि के अंत में एक प्राचीन दिखने वाला बैंगनी सिंहासन था। सिंहासन पर एक कंकाल बैठा था जो एक भयानक आभा बिखेर रहा था। ज़ियाओ यिक्सिन महसूस कर सकती थी कि पिछले अदृश्य आह्वान का स्रोत सिंहासन पर बैठा ये कंकाल था। तो यह एक मृत शोकपूर्ण विष शरीर का कंकाल है जो इतनी भयानक आभा बिखेर रहा है। वह अपने जीवनकाल में एक दुर्जय और विशेषज्ञ रहा होगा। एक साथ ही शोकपूर्ण विष शरीर के रूप में ज़ियाओ यिक्सिन ने तुरंत इस कंकाल की विशेषताओं को पहचान लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जाग जाऊंगी और यहाँ एक जीवित व्यक्ति को पाऊंगी। जब ज़ियाओ यिक्सिन सोच रही थी तो अचानक उसकी आत्मा में एक कर्कश आवाज गूंजी। यहाँ वास्तव में कोई है। इस प्राचीन आवाज को सुनकर ज़ियाओ यिक्सिन का चेहरा पीला पड़ गया। वह सतर्क हो गई और उसके शरीर पर एक ग्रेड की हुई फैल गई। जब ज़ियाओ यिक्सिन पूरी तरह से सतर्क थी तो एक हरे रंग के वस्त्र में एक आकृति झुर्रीदार चेहरे और डरावनी हरी आंखों के साथ अचानक कंकाल से उभरी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साथी शोकपूर्ण विष शरीर यहाँ आएगा। आखिरकार मेरी विरासत को विरासत में पाने के योग्य कोई व्यक्ति। हरे रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ज़ियाओ यिक्सिन से बात करते हुए जोर से हंसा। मूल रूप से ज़ियाओ यिक्सिन यहाँ खजाना खोजने के इरादे से आया था, लेकिन अब जब गुफा का मालिक अभी भी मौजूद था तो वे विचार स्वाभाविक रूप से गायब हो गए। इसके अलावा हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने खुद को ये संत कहा, जिससे ज़ियाओ यिक्सिन का संदेह बढ़ गया। क्या ये दूसरे स्तर पर एक भयानक अस्तित्व हो सकता है? सीनियर, मैं गलती से यहाँ घुस आया। अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है तो कृपया मुझे माफ कर दो, ज़ियाओ यिक्सिन ने सम्मानपूर्वक कहा, गुफा से बाहर निकलने से पहले अपने हाथों को कप में भरते हुए। रुको! जैसे ही ज़ियाओ यिक्सिन मुड़ी, बुजुर्ग की आवाज ने उसे रोक दिया। इस प्राचीन आवाज के वजन के नीचे ज़ियाओ यिक्सिन के सामने की जगह जम गई, जिससे वह एक और कदम नहीं उठा पाए। ज़ियाओ यिक्सिन के रास्ते को रोकते हुए हरे रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई और उसने धीरे से कहा, छोटी लड़की, क्या तुम मेरी विरासत प्राप्त नहीं करना चाहती? PS एक दोस्त की किताब की सिफारिश करते हुए स्वर्ग के माध्यम से लड़ाई में जार बेचना, यूनियन के साथ शुरू करना, दो पूर्वज को तोड़ना। स्वर्ग के जार की दुकान में आप कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यूनियन एक उच्च स्तरीय अनुभव की गोली प्राप्त करके शुरू करती है, सीधी दो पूर्वज तक पहुंचती है। बेचे गए प्रत्येक जार से नायक को एक विशेष जार मिलता है। नायक ने पहले ही 2 दुनिया की यात्रा शुरू कर दी है, दरवाजा परफेक्ट वर्ल्ड से यात्रा। अधिक रोमांचक कथानक आपके पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 318, जहर संत का उलटफेर। शून्य जानवर को चोट लगी। छोटी लड़की, क्या तुम मेरी विरासत प्राप्त नहीं करना चाहती? बुजुर्ग की बातें सुनकर ज़ियाओ यिक्सिन कई बार कोशिश करने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि वह अपने सामने अदृश्य ऊर्जा अवरोध को नहीं तोड़ सकती, अनिच्छा से मुड़ी। वरिष्ठ कौन है और केवल एक बची हुई आत्मा क्यों बची है?
जियाओ यिक्सियन ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। जियाओ यिक्सियन को मुड़ते हुए देखकर हरे रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम डुआन तियानचन है। लोग मुझे जहरसन तियानचन कहते हैं, लेकिन अब शायद मुट्ठी भर लोग ही होंगे जो मेरा नाम याद रखते हैं। जैसे ही उसने बात की, बुजुर्ग के चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गई और उसने आह भरते हुए कहा, उस समय मैं एक शक्तिशाली दुश्मन के हाथों बुरी तरह घायल हो गया था। मेरा शरीर लगभग बहने वाला था और मेरी आत्मा को भी ऐसी क्षति पहुंची थी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं घबराकर यहाँ से भाग आया और अब हजारों साल बीत चुके हैं। मुझे नहीं पता कि यह बची हुई आत्मा कितने समय तक टिक सकती है, लेकिन सौभाग्य से मैं आज एक और भयानक जहर शरीर देख सकता हूँ, इसलिए मेरी विरासत आगे बढ़ सकती है। जहरसन तियानचन की कहानी सुनने के बाद जियाओ यिक्सियन को गहरा सदमा लगा और उसने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ, चूंकि आप जहरसंत हैं, तो आपको गंभीर रूप से घायल करने वाला व्यक्ति कितना भयानक होगा? वह व्यक्ति वास्तव में भयानक था। अगर उसे नहीं लगता कि मैं पहले ही मर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ वापस आने का मौका नहीं मिलता। जहरसन तियानचन की आंखों में अभी भी डर के भाव थे जब उसने अपने पुराने दुश्मन का जिक्र किया। वह व्यक्ति जियाओ जुबान था, जो प्राचीन 8 कुलों में से एक जियाओ कबीले का नेता था। वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था और उस समय लगभग अर्ध देवता स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि वह बहुत घमंडी था और कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता था। उस समय के कई संत उससे नाराज थे। मैं भी बहुत महत्वाकांक्षी था, सोचता था कि मैं अपनी जहर तकनीक से दुनिया पर हावी हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी 3 चालों का भी सामना नहीं कर सका और मुझे करारी हार का सामना करना पड़ा। जहरसन तियानचन ने आह भरी, तुम्हारे 3 चाल भी नहीं, सीनियर। प्राचीन 8 कुल क्या है, और जियाओ कबीले से यह जियाओ जुबान कौन है? जियाओ यिक्सियन ने अपरिचित शब्दों से आश्चर्यचकित होकर पूछा। जियाओ यिक्सियन के चेहरे पर भ्रम देखकर जहरसन तियानचन ने धीरे से कहा, छोटी लड़की, ये चीजें अभी तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। एक बार जब तुम मेरी विरासत स्वीकार कर लोगी और तुम्हारी साधना में सुधार होगा, तो तुम स्वाभाविक रूप से उनके आतंक के बारे में जान जाओगी। विरासत। जहरसन तियानचन की बातें सुनकर जियाओ यिक्सियन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने जहरसन तियानचन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक गुरु है और मैं कभी दूसरा गुरु नहीं लूंगी। जियाओ यिक्सियन की बातें सुनकर जहरसन तियानचन की आंखों में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया, लेकिन जब जियाओ यिक्सियन ने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हाँ, छोटी लड़की, क्या तुम समझती हो कि तुम क्या निर्णय ले रही हो? एक संत का शिष्य बनना एक ऐसा सपना है जो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाते। क्या तुम वाकई पुनर्विचार नहीं करना चाहती? जहरसन तियानचन ने उसे फिर से लुभाया। वरिष्ठ, कृपया और कुछ मत कहो, मैं कभी दूसरा गुरु नहीं लूंगा। जियाओ यिक्सियन ने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। बहुत अच्छा, चूंकि तुम अपने तथाकथित गुरु का इतना सम्मान करते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि मेरी विरासत किसी को विरासत में मिलनी ही चाहिए। जियाओ यिक्सियन के आग्रह को देखते हुए जहरसन तियानचन ने उसे शिष्य बनाने का विचार त्याग दिया, लेकिन प्रस्ताव दिया कि वह उसकी विरासत स्वीकार करे। क्या तुम मेरी विरासत भी स्वीकार नहीं करोगे? जहरसन तियानचन के स्वर में बढ़ती ठंडक को महसूस करते हुए जियाओ यिक्सियन ने उसकी नाराजगी को महसूस करते हुए अनिच्छा से सिर हिलाया और कहा, अगर यह सिर्फ विरासत स्वीकार करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, ये तुम्हारा सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला है। जियाओ यिक्सियन को विरासत स्वीकार करने के लिए सहमत होते देखकर जहरसन तियानचन दिल खोलकर हंसे। फिर उन्होंने सिंहासन पर कंकाल की ओर इशारा किया और कहा, छोटी लड़की, मेरी सारी विरासत इस कंकाल के भीतर है। उसके पास जाओ और अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके उसे ध्यान से जांचो। कंकाल में जियाओ यिक्सियन एक दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थी, लेकिन चूंकि जहरसन तियानचन ने उसे निर्देश दिया था, इसलिए उसके पास उसके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल जियाओ यिक्सियन ने अपना पैर उठाया और धीरे धीरे सिंहासन पर बैठे कंकाल के पास पहुंची। हालांकि आधे रास्ते में मार्ग के प्रवेश द्वार से अचानक हिंसक दुर्घटना हुई। प्रभाव को महसूस करते हुए जियाओ यिक्सियन जल्दी से मुड़ गई। अदृश्य ऊर्जा की बाधा के बाहर एक चांदी के बालों वाली छोटी लड़की खड़ी थी। शून्य जानवर। वरिष्ठ, वो बाहर मेरा दोस्त है, कृपया सील खोलो और उसे अंदर आने दो। यह आकृति देखकर जियाओ यिक्सियन के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। उसने जल्दी से जहरसन तियानचन से बात की और मार्ग के प्रवेश द्वार की ओर चलने के लिए मुड़ गई। नहीं, आपको पहले विरासत स्वीकार करनी होगी। बाहर चांदी के बालों वाली छोटी लड़की की ताकत को महसूस करते हुए जहरसन तियानचन ने सख्ती से चिल्लाया। वरिष्ठ, आपका क्या मतलब है? विरासत स्वीकार करने की कोई जल्दी नहीं है। जहरसन तियानचन की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर जियाओ यिक्सियन को संदेह हुआ। अंगूठी के आकार की हरी झील में अनगिनत सड़ती लाशों की छवियां उसके दिमाग में कौंध गईं। जहरसन तियानचन के अनुसार वह इस अवशेष स्थान का मालिक था। हरी झील के तल पर मौजूद असंख्य लाशें संभवतः इस प्राचीन शहर के मूल निवासी थे। इस अवशेष में इतने सारे लोगों को मारने और उनके शवों को हरी झील में फेंकने की शक्ति रखने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रतीत होता था। ये सोचकर जियाओ यिक्सियन को डर का एहसास हुआ। क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या कर दे? क्या वह वास्तव में इतना दयालु हो सकता है कि अपनी आजीवन विरासत किसी अजनबी को दे दे? कृतघ्न मत बनो जूनियर, मैं तुम्हारे साथ बहुत नर्म रहा हूँ। जियाओ यिक्सियन को उसकी अवज्ञा करते देख जहरसन तियानचन के वृद्ध चेहरे पर धीरे धीरे एक भयंकर भाव प्रकट हुआ। अगले ही पल उसकी बची हुई आत्मा अचानक सिंहासन से जियाओ यिक्सियन की ओर बढ़ी। बहन जियानर। मार्ग के प्रवेश द्वार पर सील के बाहर शून्य जानवर अंदर की बातचीत नहीं सुन सकता था, लेकिन जब जहरसन तियानचन तेजी से जियाओ यिक्सियन के पास पहुंचा तो उसका दिल चरम सीमा तक सिकुड़ गया। जोर से चिल्लाने के साथ शून्य जानवर के शरीर से अचानक एक चमकदार चांदी की रोशनी निकली।
अगले ही पल उसकी छोटी सी आकृति मार्ग के प्रवेश द्वार पर अवरोध को तोड़ती हुई ज़ियाओ यिक्सियन के सामने 10 मीटर की दूरी पर दिखाई दी और जहर संग तियानचन की बची हुई आत्मा को रोक दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ। शून्य जानवर को अचानक ज़ियाओ यिक्सियन के सामने आते देख जहर संग तियानचन की बची हुई आत्मा ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। इस भयानक दहाड़ के तहत शून्य जानवर के शरीर पर बहुत जोर से प्रहार किया गया, जिससे वह 10 मीटर पीछे उड़ गई और ज़ियाओ यिक्सियन के बगल में जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से एक और चमकीला लाल खून बह निकला। अध्याय 319 शरीर को जब्त करना। गूही का क्रोध। शून्य जानवर को घायल देखकर ज़ियाओ यिक्सियन का दिल उसके गले में उछल पड़ा। जब वह शून्य जानवर की चोटों की जांच करने के लिए चिंता में झुकी तो छोटी लड़की मुस्कुराई और बोली, बहन ज़ियानर, मैं ठीक हूँ। ये छोटा सा घाव हमारे जैसे जादुई जानवरों के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद शून्य जानवर के शरीर में चांदी की रोशनी चमक उठी और वह तुरंत खड़ी हो गई। सतर्कता से निकट आ रहे जहर संग तियानचन को देख रही थी। छोटी लड़की को सख्त व्यवहार करने की कोशिश करते देखकर ज़ियाओ यिक्सियन को दुख की पीड़ा महसूस हुई और उसने अपने मुंह से खून पोंछा। फिर वह खड़ी हुई, मुड़ी और निकट आ रहे जहर संग तियानचन पर चिल्लाए, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी विरासत स्वीकार करूं तो आपने मेरे दोस्त को क्यों चोट पहुंचाई? इस समय ज़ियाओ यिक्सियन ने अब जहर संग तियानचन को वरिष्ठ के रूप में संबोधित नहीं किया और उसका स्वर ठंडे तिरस्कार से भरा था। हे छोटी लड़की, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी विरासत स्वीकार करो। यह इतना मुश्किल क्यों है? ज़ियाओ यिक्सियन के अपमानजनक स्वर के बावजूद जहर संग तियानचन नाराज नहीं हुए, बल्कि एक दयालु मुस्कान दिखाई। बूढ़े आदमी, मेरी बहन ज़ियान एक के बारे में कोई भी बुरा विचार रखने की हिम्मत मत करो, शून्य जानवर ने कहा, आगे बढ़ते हुए और ज़ियाओ यिक्सियन को अपने पीछे खींचते हुए। ज़ियाओ यिक्सियन को ढालते हुए आधी ऊंचाई वाली छोटी लड़की की दृष्टि ने एक मजबूत विरोधाभास पैदा किया। ज़ियाओ यिक्सियन को अपने पीछे खींचते हुए शून्य जानवर ने फुसफुसाया, बहन ज़ियान, ये बूढ़ा आदमी अविश्वसनीय लगता है। आपको उसकी मांगों से सहमत नहीं होना चाहिए। हाँ, बहन आपकी बात सुनेगी। मैं किसी भी तथाकथित विरासत को स्वीकार नहीं करूंगा, ज़ियाओ यिक्सियन ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुमने वाकई अपना मन बना लिया है? ज़ियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर की बातचीत सुनकर जहर संग तियानचन की दयालु मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक बहुत ही गंभीर भाव ने ले ली। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज तुम्हारी तथाकथित विरासत को स्वीकार नहीं करूंगा। ज़ियाओ यिक्सियन का रवैया बहुत दृढ़ था, जिससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची। हाँ। जैसे ही ज़ियाओ यिक्सियन ने बोलना समाप्त किया, जहर संग तियानचन अचानक जोर से हंसे। मूल रूप से मेरा इरादा था कि आपकी आत्मा स्वेच्छा से आपके शरीर को छोड़ दे ताकि मैं उस पर कब्जा कर सकूं। अब ऐसा लगता है कि मुझे जबरन कब्जा करना पड़ेगा। कब्जा? तो विरासत स्वीकार करने की आपकी योजना के पीछे छिपे उद्देश्य थे, और ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे मेरी आत्मा अनजाने में मेरे शरीर को छोड़ दे। जहर संग तियानचन के असली इरादों को देखकर ज़ियाओ यिक्सियन को क्रोध और भय का मिश्रण महसूस हुआ। अगर उसका शरीर ऐसे बूढ़े आदमी द्वारा कब्जा कर लिया जाता तो वह उसे नष्ट कर देती। ये सोचते हुए ज़ियाओ यिक्सियन ने शून्य जानवर की ओर दृढ़ता से देखा और कहा, जब हम लड़ाई शुरू करते हैं तो आपको इस बूढ़े आदमी को मुझ पर कब्जा करने से रोकने के लिए बहन ज़ियानर के शरीर को नष्ट करना होगा। ज़ियाओ यिक्सियन की बातें सुनकर शून्य जानवर की बड़ी गोल आंखें आंसुओं से भर गईं और वह झिझकते हुए बोली, बहन ज़ियान, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। काश मास्टर यहाँ होते। मास्टर की ताकत से वह निश्चित रूप से इस बूढ़े आदमी को हरा सकता था, शून्य जानवर ने कहा। बूढ़ी के बारे में सोचते हुए रोने लगी। उसके शब्द उसके लिए लालसा से भरे हुए थे। ठीक है, बेकार की बातें करना बंद करो। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, आज्ञाकारी रूप से सहयोग करो, और अगर मैं कब्जे में सफल हो जाता हूँ तो मैं इस रूपांतरित जादुई जानवर को जाने दूंगा। अन्यथा अगर तुम मर जाती हो तो ये रूपांतरित जादुई जानवर भी जीवित नहीं रहेगा। ज़ियाओ यिक्सियन को उसके शरीर को नष्ट करने की योजना बनाते हुए देखकर जहर संग तियानचन ने उसे धमकाने के लिए शून्य जानवर का उपयोग करने का फैसला किया। लेकिन इस समय ज़ियाओ यिक्सियन अभी भी शून्य जानवर के पहले के शब्दों में लीन थी। काश मास्टर यहाँ होते। अपने मन में इन शब्दों को दोहराते हुए ज़ियाओ यिक्सियन को अचानक बैंगनी शून्य ज़ेड तावीज़ याद आ गया जो बूढ़े ने उसे जाने से पहले दिया था। मास्टर ने एक बार कहा था कि इस तावीज़ को लेकर चाहे मैं कहीं भी रहूं, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो मास्टर तुरंत मेरे सामने प्रकट होंगे। ये सोचकर ज़ियाओ यिक्सियन को उम्मीद की एक लहर महसूस हुई। शून्य जानवर पहले से ही बहुत शक्तिशाली था और उसके स्वामी के रूप में बूढ़े और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। भले ही यह बूढ़ा आदमी कभी दूसरा था, लेकिन अब वह सिर्फ एक बची हुई आत्मा है। अगर मास्टर आए तो वह निश्चित रूप से उससे निपटने में सक्षम होगा। अच्छा छोटी लड़की, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? ज़ियाओ यिक्सियन को अभी भी गहरे विचारों में डूबा हुआ देखकर जहर संग तियानचन ने अधीरता से आग्रह किया। जहर संग तियानचन के आग्रह के बावजूद ज़ियाओ यिक्सियन ने उसे अनदेखा करना जारी रखा। अगले ही पल एक विचार के साथ उसके नाजुक हाथ में एक बैंगनी ज़ेड तावीज़ दिखाई दिया। ज़ियाओ यिक्सियन की हरकतों को देखकर जहर संग तियानचन को एक अकथनीय खतरे का आभास हुआ। जूनियर, कोई चाल मत आजमाओ, जहर संग तियानचन चिल्लाया। उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ गई और उसने ज़ियाओ यिक्सियन के हाथ से ज़ेड तावीज़ छीनने के लिए एक काला हाथ बना लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ियाओ यिक्सियन ने तावीज़ को उसी क्षण कुचल दिया जब वह उसके हाथ में आया। उसी समय शून्य जानवर आगे बढ़ा। उसके शरीर से चांदी की रोशनी निकल रही थी जो आने वाले काले हाथ का जमकर विरोध कर रही थी। मृत्यु को आमंत्रित कर रहा हूँ। शून्य जानवर अभी भी उसे रोक रहा था। जहर संग तियानचन की आंखों में हत्या के इरादे से चमक थी। उसके हाथ की एक लहर के साथ आत्मा की शक्ति का एक उछाल उसकी मुट्ठी में एक तेज तलवार में बदल गया। इस बीच कुचल बैंगनी ताबीज एक भयानक स्थानिक बल के साथ फट गया, जिससे ज़ियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर के बीच का स्थान हिंसक रूप से विकृत हो गया। ये देखकर ज़ियाओ यिक्सियन के चेहरे पर तीव्र खुशी का भाव दिखाई दिया। उसकी स्पष्ट आंखें असीम आशा से भर गईं।
दूसरी ओर जहर संग त्यानचन अविश्वास में मुड़ते हुए स्थान को देख रहा था। उसका तलवार चलाने वाला हाथ बीच हवा में जम गया था। क्या यह एक स्थानिक ताबीज है? इस लड़की की पृष्ठभूमि क्या है जो ऐसी वस्तु ले जा रही है? जबकि जहर संग त्यानचन सदमे में था, एक सुंदर सफेद आकृति धीरे धीरे विकृत स्थान से उभरी। पास में ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए गूही के प्रक्षेपण ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया, जिससे वह काला हाथ तितर बितर हो गया जिसका शून्य जानवर सख्त विरोध कर रहा था। मास्टर, गूही को वास्तव में प्रकट होते देख जियो इक्सियन और शून्य जानवर दोनों उत्साह से दौड़े। इस समय जियो इक्सियन और शून्य जानवर दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उनके सफेद दाग दिख रहे थे, हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी सूखे आंसुओं के निशान थे। जियान ए, बताओ क्या हुआ? जियो इक्सियन के चेहरे पर आंसुओं के हल्के निशान को देखते हुए गूही की अभिव्यक्ति कोमल बनी रही, लेकिन उसके स्वर में ठंडक का संकेत था। मास्टर, जहर संग त्यानचन की बची हुई आत्मा ने अभी अभी बहन जियान ए के शरीर को जब्त करने की कोशिश की है। शून्य जानवर ने गूही का सवाल सुनकर तुरंत जवाब दिया, उसके शरीर को जब्त करो। अध्याय 320 आत्मा भक्षण तकनीक। जहर संग की आत्मा को निगलना। गूही से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए जहर संग त्यानचन बता सकता था कि गूही मध्य स्तर के डूवेनेरेट चरण में था। अतीत में मध्यम स्तर के डूवेनेरेट ताकत वाले किसी व्यक्ति को जहर संग त्यानचन की नजर से भी नहीं देखा जाता था। हालांकि समय बदल गया था। अब वह दुनिया में मुश्किल से जीवित बची हुई आत्मा थी। उसकी ताकत उसके पूर्व गौरव की छाया मात्र थी। इस समय गूही की आंखों में उग्र क्रोध को देखकर जहर संग त्यानचन थोड़ा आशंकित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जल्दी से कहा, मेरे दोस्त, चूंकि ये छोटी लड़की तुम्हारी शिष्या है, चलो आज मेरी गुफा में घुसपैठ के बारे में भूल जाते हैं। हाँ, इसके बारे में भूल जाओ। जहर संग त्यानचन की बातें सुनकर गूही ने गुस्से से हंसते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो मेरे दोस्त। तुम्हारा शिष्य तुम्हारे सामने सुरक्षित खड़ा है। क्या तुम वाकई इस बात पर एक डूसंत को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? जहर संग त्यानचन के लहजे में धमकी का संकेत था। तुमसे दुश्मन बनाना चाहते हो? सिर्फ एक बची हुई आत्मा के साथ तुम मुझसे ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत कर रहे हो? अगर आज कोई सच्चा डूसंत मेरे सामने खड़ा भी होता तो भी मैं उसे मार डालता। जहर संग त्यानचन की धमकी सुनकर गूही ने व्यंग्य किया। जहर संग त्यानचन को बोलने का मौका दिए बिना गूही का चेहरा तेजी से चमक उठा। अगले ही पल उसने जहर संग त्यानचन के चेहरे पर सीधा मुक्का मारा। गूही को बिना किसी हिचकिचाहट के वार करते देख जहर संग त्यानचन चौंक गया। सहज रूप से उसने गूही को रोकने के लिए एक मुक्का मारा। बूम! जैसे ही गूही का सरल मुक्का लगा, एक हिंसक शक्ति फूट पड़ी, जिससे जहर संग त्यानचन की आत्मा हिंसक रूप से कांप उठी। उसकी आत्मा और भी अधिक अलौकिक हो गई। अगर तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है तो मर जाओ। जहर संग त्यानचन की वर्तमान शक्ति का अनुमान लगाने के बाद गूही ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। एक पल में उसका शरीर चांदी की बिजली की एक लकीर में बदल गया, जो लगभग तुरंत जहर संग त्यानचन के पीछे दिखाई दी। आत्मा को पकड़ो। जहर संग त्यानचन के प्रतिक्रिया करने से पहले गूही के फैले हुए हाथ ने एक गहरा काला भंवर बना दिया। भंवर के प्रकट होने के साथ गूही के हाथ से एक शक्तिशाली चूषण बल फूट पड़ा। गहरे भंवर के खिंचाव के तहत जहर संग त्यानचन को डर से एहसास हुआ कि उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। यह एक सोल कबीले की तकनीक है। आप सोल कबीले से हैं। भय से भरी चीख के साथ जहर संग त्यानचन की आत्मा गूही के हाथ में समा गई और एक काले मोती में बदल गई। एक डूसंत की बची हुई आत्मा फिर भी मास्टर के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन। इस बिजली की गति वाली प्रक्रिया को देखकर जियाओ इक्सियन और शून्य जानवर सदमे से भर गए। शुरू में जियाओ इक्सियन ने गूही को इस उम्मीद में बुलाया था कि वह उसे खतरे से बचा सकता है, लेकिन ये परिणाम उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। वह जानती थी कि गूही शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति का प्रदर्शन उसकी कल्पना से परे था। सदमे से उबरते हुए जियाओ इक्सियन खुद को रोक नहीं पाए और बोली, मास्टर, आप अविश्वसनीय हैं। इस बीच शून्य जानवर उत्साह में उछल पड़ा। वाह, मुझे पता था कि मास्टर के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। दोनों लड़कियों की बातें सुनकर गूही मन मन मुस्कुराया। जैसे ही वह बोलने वाला था, काले मनके के भीतर जहर संग त्यानचन की बची हुई आत्मा फिर से दहाड़ने लगी। हुन त्यानदी, क्या तुम्हारा आत्मा कबीला अपने पूर्व सहयोगियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? अध्याय 320 आत्मा भक्षण तकनीक। जहर संग की आत्मा को निगलना। यह आवाज सुनकर गूही की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारा वास्तव में हुन त्यानदी से कोई संबंध है? काले मनके के अंदर जहर संग त्यानचन की बची हुई आत्मा ने गूही की प्रतिक्रिया सुनकर तुरंत दहाड़ना बंद कर दिया। संदेह से उसने कहा, आत्मा कबीले के सदस्य हुन त्यानदी को इस तरह संबोधित नहीं करेंगे। तुम आत्मा कबीले से नहीं हो। बधाई हो, तुमने सही अनुमान लगाया। गूही ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह महसूस करते हुए कि उसके सामने वाला व्यक्ति हुन त्यानदी के ही युग से था, गूही ने पाया कि वह जहर संग त्यानचन में अधिक रुचि ले रहा है। अगले ही पल गूही ने भक्षण आत्मा तकनीक को सक्रिय कर दिया। जैसे ही तकनीक काम करने लगी, एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति ने काले मनके को कसकर घेर लिया। तुम क्या कर रहे हो? अपनी आत्मा की शक्ति को तेजी से खत्म होते हुए महसूस करते हुए जहर संग त्यानचन ने डर के मारे चीख मारी। नहीं, मुझे जाने दो और मैं तुम्हें अपने सारे रहस्य बता दूंगा। तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं तुम्हारी आत्मा को खा लूंगा तो मैं स्वाभाविक रूप से सब कुछ जान जाऊंगा। गूही ने जहर संग त्यानचन की दलीलों का ठंडे तरीके से जवाब दिया, जिससे भक्षण आत्मा तकनीक की सक्रियता और बढ़ गई। आह! जहर संग त्यानचन की पीड़ा भरी चीखों के बीच उसकी बची हुई आत्मा लगातार शुद्ध आत्मा शक्ति में बदल रही थी और गूही द्वारा भस्म हो रही थी। यद्यपि जहर संग त्यानचन केवल एक बची हुई आत्मा थी, लेकिन उसके भीतर निहित आत्मा शक्ति एक साधारण शिखर डूवेनेरेट के बराबर थी। भस्म करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के बाद गूही ने इस आत्मा शक्ति को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया।
कुछ ही क्षणों बाद गूहे ने जहर सन त्यानचन की बची हुई आत्मा की आत्मा शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और उसके दिमाग में विदेशी यादों की बाढ़ आ गई। जहर सन त्यानचन की यादों से गूहे ने दो अविश्वसनीय रूप से भयानक आकृतियां देखी। एक विद्वान दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हुन त्यानडी था और दूसरा जियाओ जुबान था जो जियाओ कबीले का पूर्वज था। उस युग का जियाओ जुबान वास्तव में एक विलक्षण व्यक्ति था। अपने चरम पर भी जहर सन त्यानचन, एक 5 सितारा डू संत, गंभीर रूप से घायल हो गया था। जियो जुबान को एक ही वार में मार गिराया जिससे उसकी आत्मा और शरीर दोनों लगभग चकनाचूर हो गए। इस जानकारी से गूहे ने न केवल प्राचीन जियो कबीले के बारे में जाना बल्कि सोल कबीले के भीतर कई रहस्यों को भी उजागर किया। यादों में आगे बढ़ते हुए गूहे ने जहर सन त्यानचन द्वारा लगभग 10 लाख आम लोगों की हत्या के जघन्य कृत्य और नेदर जहर अग्नि के बारे में कुछ विवरण खोजे। अंतिम यादों में जियो यिक्सियन की गुफा में प्रवेश करने के बाद की घटनाएं शामिल थी। जहर सन त्यानचन द्वारा जियो यिक्सियन को अपने वश में करने के प्रयास को देखकर गूहे में फिर से गुस्सा भर गया। उसे अचानक लगा कि जहर सन त्यानचन को मारना शायद बहुत दयालुता होगी। जहर सन त्यानचन की यादों को पूरी तरह से पढ़ने के बाद गूहे का दिमाग अनगिनत दूर तकनीकों और साधना विधियों से भर गया, साथ ही इन तकनीकों के बारे में अंतर्दृष्टि भी। यादों में त्यानचन जहर कोडेक्स था जिसमें अनगिनत घातक जहर बनाने की विधियां थी जिनमें से कुछ डू संतों के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकते थे। अगर जहर बनाने की ये विधियां जियाओ यिक्सियन को सिखाई जाएं तो वे उसकी ताकत को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हालांकि चूंकि गूहे सिर्फ एक प्रक्षेपण था इसलिए उसे यह ज्ञान उसे देने के लिए जियाओ यिक्सियन के वापस आने तक इंतजार करना होगा।